फर्स्ट लेक्चर किन किन लोगों का है आज? कि हाँ सर, मेरा तो फर्स्ट है, मेरा तो पहला दिन है आज का, ऐसा कोई व्यक्ति जिनका सेकंड है वो भी? ओके, आज के लेक्चर की शुरुआत कर देते। लास्ट लेक्चर आप सभी को पता होगा कि हम लोग थोड़े बहुत लाइन वाइन के चक्कर में फंस गए थे और हमने डीसीएससी का इंट्रोडक्शन दिया था। उम्मीद मैं वही करता हूँ मुकुल, कि आज के लेक्चर में हम डिस्कनेक्ट ना हो लास्ट लेक्चर की तरह। ठीक है, बाकी आज का टॉपिक क्या है, सिंपल है। आज हम शुरुआत करेंगे लेसन नंबर 1 से, जो हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस करा था, लेकिन आज हम उसको फिर से एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ समय दो, एक बार सभी को ज्वाइन होने दो। 10:05 पे शुरू करते हैं अपन। ठीक है, बस 1 मिनट रुको सभी। ओके ओके, अब बात करते हैं भाई, चलो। सब क्लियर है? स्क्रीन और वॉइस दोनों क्लियर है? आज जिनका फर्स्ट लेक्चर है टेंशन मत लो, नो नीड इन इंट्रोडक्शन सर। अरे कोई बात नहीं दोस्त, इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ेगा, वो तो मेरे हाथों में ही है। ओके, तो देखो, मेरा नाम पृथ्वी बारापात्र है। स्वागत है आप सभी का ड्रॉप के एक नए लेक्चर पे, जो लोग नए जुड़े हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1, या कहूँ हमारे पास सीखने के लिए टोटल 9 मॉड्यूल्स है। 9 मॉड्यूल्स है, और उन 9 मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास लेसन्स बहुत सारे हैं, जिनमें से ये ऐसा कुछ दिखता है। अगर आप आंखों से इसको थोड़ा निहारोगे तो मॉड्यूल नंबर 1 में हमें बताना है इंट्रोडक्शन साइबर सिक्योरिटी का, क्या है, कैसा है, क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी होगी, सारी चीज़ें। तो मेन जो चीज़ है ना इस मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर, वो है कि ये पूरा थ्योरी वाला पार्ट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा थ्योरी वाला पार्ट है। वंस आपका थ्योरी पार्ट क्लियर हो जाता है, देन आपको यहाँ से मैं प्रैक्टिकल शुरुआत कर दूंगा। यहाँ से हर एक लेक्चर आपका प्रैक्टिकल होगा, जिसमें से बस एक दो टॉपिक थ्योरी हो गए, बाकी ज़्यादातर प्रैक्टिकल हो गए। ठीक है, ये पहली चीज़ ध्यान में रख लो। हम चलेंगे हर दिन दो दो लेसन के हिसाब से, दो दो लेसन के हिसाब से चलेंगे, ताकि हमारी थ्योरी बनी रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ट्राई करेंगे उसे फिक्स करने की विद इन लेक्चर। ठीक है, ओके, एजेंडा समझा दिया, चीज़ें क्लियर है, कैसे शुरुआत करनी है क्या क्लियर है, तो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी से। तो सबसे पहली सवाल, क्या है साइबर सिक्योरिटी? तो साइबर सिक्योरिटी ना, यूँ कहूँ तो एक प्रोफेशनल तरीका है जिसमें हम सिस्टम को सिक्योर करते हैं। आप सभी को पता होगा कि आजकल के एरा में कितने सारे सिस्टम्स हैं। यूँ कहूँ तो कितने सारे मोबाइल फ़ोन्स है, कितने सारे लैपटॉप्स है, कितने सारे वेबसाइट है, कितनी सारी कंपनी है, बैंक अकाउंट है, हर एक लोग है जो ऑनलाइन आ गए हैं। ऑनलाइन ही है उनका काम ज़्यादातर। अब वो लोग करते क्या है, अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, अपना सर्वर बनाते हैं, जिससे वो कुछ बेचना सिखाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब होता ये है कि इतने बड़े वर्ल्ड में, जो डिजिटल वर्ल्ड है, यहाँ पे ना अटैक्स भी होते हैं। जैसे नॉर्मल दुनिया में अटैक होते हैं, रियल वर्ल्ड में क्या होता है, चोरी होती है, किसी को पकड़ के पीटा जाता है, वगैरह वगैरह होता है ना। वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी काफ़ी सारे क्राइम्स होते हैं। उन क्राइम्स को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी आता है। अब इसमें हम किसे बचाते हैं सर? तो हम यहाँ पे बचाते हैं सिस्टम्स को। जो भी सिस्टम्स होते हैं ना, जो भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, मोबाइल सिस्टम होते हैं, सर्वर होते हैं, बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं, उन सभी को बचाना हमारा काम है। और हम किसको बचाते हैं, किससे बचाते हैं? हम बचाते हैं साइबर टेररिस्ट से, साइबर अटैक से।
ठीक है। और किसे बचाते हैं? कंपनी को बचाते हैं या गवर्नमेंट की मदद करते हैं? और यही चीज़ आज हम जानेंगे। ठीक है। तो यही फुल फॉर्म है इसका। अगर किसी ने पूछा, कभी पूछा, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, तो यही बताना कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब है डेटा और सिस्टम को प्रोटेक्ट करना बुरे लोगों से। सिंपल। अब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं नेटवर्क, डिवाइसेस, सर्वर्स, क्लाउड, वेबसाइट्स एंड सब कुछ। ये सारी चीज़ें हम नीचे देखने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि ये अकेला टॉपिक बहुत कुछ कवर अप करता है। और या व्हेन विल बी कंप्लीटेड? विद इन वीक। विद इन वीक, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ बस। मुश्किल से 5 दिन लग सकते हैं, 5 से 6 दिन लग सकते हैं। बाकी फिर हम प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे। ठीक है। मुश्किल से 5 से 6 दिन, मतलब एक हफ्ता पकड़ लो। क्योंकि ये थेरी वाला पार्ट है, ये हमारे बेसिक क्लियर करता है, देन बाद में फिर एडवांस शुरू हो जाता है। एडवांस नहीं, इंटरमीडिएट शुरू हो जाता है। टेंशन मत लो यार, इजी है, मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। चिल मारो मस्त। ठीक है। ये चीज़ समझ ली कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या। इसमें हमने सीखा कि हमें अपने सिस्टम को बचाना होता है, ऑनलाइन सिस्टम को बचाना होता है बुरे लोगों से। अब इसका महत्व क्यों है, ये क्यों ज़रूरी है? अगर ये नहीं होता तो क्या होता? अगर ये नहीं होता तो कोई भी आदमी आके तुम्हारा बैंक अकाउंट हैक कर जाता। कोई भी आदमी आके तुम्हारे इंस्टाग्राम के मैसेज पढ़ सकता। कोई भी आदमी, आदमी कौन है सर? आदमी हैकर है। तो कोई भी हैकर आके हमारे गवर्नमेंट के पावर लाइंस को भी ड्रॉप कर सकता था या डाउन कर सकता है, उनके सिस्टम को हैक करके। लेकिन साइबर सिक्योरिटी जब से आया है तो ये सारी चीज़ें कम हो गई है। यूँ कहूँ तो इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा काम है सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, और उस प्रोटेक्ट करते हुए हमें पैसे भी मिलते हैं। लोग, इंसान पैसों के लिए तो काम करते हैं, कोई देश के लिए काम करता है। तो यहाँ पे हम देश की रक्षा भी करते हैं, सिस्टम्स की भी रक्षा करते हैं, जिससे हमें काफ़ी अच्छे अमाउंट्स भी पे किए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मत समझना कि इस पे पैसा है कि नहीं है, पैसा है भाई, बहुत सारा, बहुत सारा, बहुत सारा। ठीक है। तो ज़रूरत है भाई, हमें ज़रूरत है प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन की, मालवेयर, फिशिंग, हैकिंग, इन सभी से बचने की हमें ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है प्राइवेसी की, कि कोई आए जाए हमारे डेटा को ना देख पाए। सिर्फ मैं और मेरे घर वाले ही मेरे डेटा को देख पाए, और कोई नहीं देख पाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी पर्सनल प्राइवेसी कोई और देख सके। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस है। और बिजनेस, आजकल देखा होगा कितने सारे बिजनेस होते हैं। होते तो हैं, बहुत सारे होते हैं, हमारे ज़माने में नहीं है, अभी तुम्हारे ज़माने में। यहाँ पे इन बिजनेस में फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं। तो उन फ्रॉड, स्कैम से बचाना भी साइबर सिक्योरिटी का एक पार्ट है, जिसमें हम उन्हें बचाते हैं ताकि उन्हें फाइनेंशियल नुकसान ना हो, या उनकी कॉपीराइट चीज़ों को कोई दूसरा व्यक्ति ना इस्तेमाल करे। अगर आप किसी यूट्यूबर को देखते होगे तो पहले क्या होता था, डिस्क्लेमर लिखा जाता था। डिस्क्लेमर कि हम ये कॉपीराइट एक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हमने ओनर की परमिशन ली है ये वीडियो चलाने के लिए, वगैरह वगैरह होता है डिस्क्लेमर, कॉपीराइट। अगर वो डिस्क्लेमर नहीं लगाए तो उसकी वीडियो डिलीट की जाती है या उस पर स्ट्राइक दिया जाता है। ऐसा होता है। तो डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है, क्योंकि हम कॉपीराइट चीज़ें चलाते हैं, ऐसी चीज़ें जो कोई और ओन करता है लेकिन हम बिना उसकी परमिशन के चला रहे हैं। ठीक है। तो कॉपीराइट एक्ट लगता है। कुछ उससे बचाने के लिए हमें ओनर की परमिशन लेनी होती है और डिस्क्लेमर लिखना होता है, तभी जाके हम खुद बच पाएंगे। तो डिस्क्लेमर हर एक यूट्यूब की वीडियो पे होता है। ये सारी चीज़ें बिजनेसेस और में भी यूज़ होता है। और पता है क्या, तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में भी ना रूल्स एंड रेगुलेशंस का काफ़ी पालन होता है। क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि मान लो आप हैकर बन गए। आप हैकर बन गए, आपको जॉब लग गई बहुत तगड़ी वाली एक कंपनी के अंदर। अब कंपनी ने ना आपको उनका डेटा दिया है कि हम तुम पे भरोसा करते हैं, ये हमारा डेटा है, ये हमारा सर्वर है, ये हमारे कंप्यूटर्स हैं, इन्हें तुम हैक करो और हमें बताओ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ताकि कंपनी सिक्योर की जा सके। तो हाँ, इसको हैक करो और बताओ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और हम उनकी डेटा का पालन करते हुए उनकी मदद करते हैं। लेकिन अगर हमने ये सोचा कि क्या सर, मैं उनका डेटा चुरा के किसी और को बेच दूंगा तो मैं तो और पैसा कमाऊंगा,
ऐसा किसी ने अगर सोचा है तो ऐसा नहीं होता है। रूल्स लगते हैं हैकर के ऊपर, रूल्स लगते हैं कि कोई यहाँ का डेटा वहाँ नहीं भेज सकता वगैरह वगैरह। और वो रूल्स भी हम पढ़ेंगे, और ये इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें कवर अप होती हैं कि हम ये भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। दिन आता है नेशनल सिक्योरिटी, या सिंपली कहूँ देश की सेवा, देश की सिक्योरिटी। यहाँ पे हम साइबर वॉरफेयर से प्रोटेक्ट करते हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान हुआ था, तुम सभी को याद होगा, अभी हाल फिलहाल में हुआ था, जिसमें साइबर वॉरफेयर हुए थे। पाकिस्तान के कुछ हैकर्स इंडिया पे अटैक कर रहे थे और इंडिया के कुछ हैकर्स पाकिस्तान पे। साइबर वॉरफेयर इसे कहते हैं। वॉर, एक प्रकार का वॉर जो ऑनलाइन होता है, ठीक है। ये होता है, हुआ भी है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया, इंपॉर्टेंस हमें समझ गया कि हाँ सर इंपॉर्टेंस तो है, अगर ये नहीं होता तो हम काफ़ी मुश्किल में होते, लेकिन ये है तो हम बहुत हद तक बचे हैं। व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करते हो, फोटोज भेज दो एक दूसरे को। अगर वो फोटो कोई देख, माइक गिर गया, एक सेकंड। अगर वो फोटो कोई देख ले तो कितना अजीब लगेगा तुम्हें। अरे ऐसे कैसे, एक मिनट ना, आई होप अब ठीक हो माइक, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। माइक गिर गया था। अगर मान लो वो फोटोज कोई देख ले, कितना अजीब लगेगा सर कि मेरे फोटोज कोई देख रहा है बिना मेरी परमिशन के। लेकिन अगेन साइबर साइबर सिक्योरिटी, या कहूँ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण भी तुम्हारे फोटोज को नहीं दिखाया जाता। या अब वो जो रूल्स, कौन से रूल्स हैं, वो रूल्स कौन से जिससे हमें प्राइवेसी मिलती है, वो रूल्स हम आगे जानने ही वाले हैं, ज़्यादा जल्दी जानने वाले हैं। अब पता है क्या, मैंने कहा था शुरुआत में कि साइबर सिक्योरिटी में, या कहूँ इस डिजिटल वर्ल्ड में, बहुत सारे खतरे होते हैं। खतरे, ऐसे ऐसे भयंकर भयंकर खतरे कि पता ही नहीं चले। और उसमें से कुछ कॉमन, यानी कहूँ तो ऐसी बातें जो हमेशा देखने को मिलेगी, जिसमें से सबसे सबसे पहला नाम है मालवेयर, ठीक है। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। खतरा, हाँ क्या आता है, खतरा इज इक्वल्स टू थ्रेट। हिंदी में हम इसे खतरा बुलाते हैं। खतरा मतलब कोई ऐसी भयंकर चीज़ है जो डेंजरस हो हमारे लिए, और टेक्निकल टर्म में हम उसे थ्रेट बुलाते हैं। थ्रेट मतलब खतरा, ठीक है, थ्रेट मतलब खतरा। ओके, तो ऑनलाइन दुनिया में ऐसे काफ़ी सारे खतरे होते हैं जिससे हमें बचना होता है। अब उनमें से जो पहला खतरा है ना, उसका नाम है मालवेयर। और गलती से ही सही सही कभी ना कभी तुमने इसको इंस्टॉल करा होगा। क्या तुमने, एक सवाल का जवाब देना, क्या तुमने आज तक कभी अपने लैपटॉप में कोई क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है? कभी कोई क्रैक सॉफ्टवेयर कि हाँ भाई मैंने तो करा था सर एक वाला बढ़िया सा, फिर उसको डिलीट मार दिया, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, बढ़ती है बढ़ती है। तुम चाहो तो 3 तक कर लेंगे, खुश? ओके। वैसे भी कॉमन साइबर थ्रेट्स के अंदर ये सारे थ्रेट्स हैं जो मैं अभी आपको थोड़े से ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके डिटेल्स में हमें दिया है लेसन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। इसके डिटेल्स में कि हर एक के बारे में कौन कैसा दिखता है, क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। बस अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। कभी क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करा, लेकिन अगर करते तो बता दूँ कि होता क्या है ना, क्रैक सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस वायरस छुपा हुआ होता है, जिसे हम मालवेयर बुलाते हैं। मालवेयर एक कैटेगरी है, या यूँ कहूँ तो एक सब कैटेगरीज का नाम है, जिसके अंदर काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कि वायरस, वर्म्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर। ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, मलेशियस सॉफ्टवेयर्स हैं, जो सिस्टम को डैमेज पहुंचा सकते हैं, या तो उनकी ऐसी तैसी कर सकते हैं, उनसे डेटा निकाल सकते हैं, या उनके सिस्टम को बर्बाद कर सकते हैं। ये होते हैं मलेशियस सॉफ्टवेयर। फिशिंग अटैक्स में हम लोगों को बुद्धू बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत जगह पे मेल आते हैं कि आप जीत गए हो अमाउंट, आप कुछ प्राइस जीत गए हो। आपको अगर ये प्राइस रिडीम करना है तो आपको लिंक, दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद पता चलता है कि हमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा लॉगिन करने के लिए। हम यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों दे देते हैं कि हाँ भाई लॉगिन ही तो करना है, और क्या करना है। तो यूज़र पासवर्ड दे देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद पता चलता है कि हमारा अकाउंट हैक हो गया।
अकाउंट हैक हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो हमने पासवर्ड दिया था वो सारा का सारा पासवर्ड हैकर के पास चला गया। अब वो हैकर उसी पासवर्ड का इस्तेमाल करके तुम्हारे ओरिजिनल अकाउंट में लॉगिन करता है और तुम्हें लॉग आउट कर देता है। ऐसा चलता है फिशिंग अटैक। और फिशिंग अटैक ये एक तरीका है जिसमें हम लोगों को बुद्धू बनाते हैं ताकि वो अपनी इन्फॉर्मेशन हमें दिखा दे। जैसे मैं तुम्हें कॉल करूँगा और बोलूँगा कि मैं ड्रॉप से बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तुम्हारे बारे में, या फिर मैं कोई फलाना कॉलेज के बारे से बात करूँगा कि मैं इस कॉलेज में रहता हूँ और मुझे आपके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, वगैरह वगैरह। और फिर क्योंकि आपने सुन लिया कि मैं कॉलेज से बात कर रहा हूँ तो फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये तो कॉलेज से बात कर रहा है, तो बात कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, थोड़ी बहुत तो सही लेकिन दे दोगे। हाँ, तो यही होता है सोशल इंजीनियरिंग में, कि हम लोगों को बुद्धू बनाकर उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, बस और कुछ नहीं। देन आता है डिनाइल ऑफ सर्विस। अच्छा, आपका दोस्त भी है आशुतोष बैच में, नाइस, अच्छा है। अब डिनाइल ऑफ सर्विस, ये साइबर सिक्योरिटी में ना एक अटैक होता है जो हूबहू कुछ इस तरह दिखेगा। मैं दिखाता हूँ किस तरह, ठीक है। अब इस अटैक में ना हम एक साथ कई सारे रिक्वेस्ट भेज देते हैं। मोटा मोटा ये समझो कि तुम्हारे पास राउटर है, तुम्हारे पास राउटर है और राउटर के पास कैपेसिटी है कि वो सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन कर सकता है, उन 5 लोगों को परमिशन दे सकता है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और ऐसे 5 लोग मैंने जोड़ भी दिए, मेरे 5 दोस्त, मैंने पांचों के पांचों दोस्तों को कनेक्ट करवा दिया, ठीक है। पांचों के पांचों दोस्तों को भाई कर लिया कनेक्ट। अब हम ओरिजिनल लोग हैं, अब हम नॉर्मल है, हमने कनेक्ट कर लिया। अब हैकर आता है, हैकर क्या करता है, हैकर आता है और अपने सिस्टम से एक साथ इतने सारे रिक्वेस्ट भेजता है, इतने सारे रिक्वेस्ट भेजता है अपने राउटर के ऊपर कि राउटर उसे संभाल नहीं पाता और राउटर क्रैश हो जाता है, बंद हो जाता है, राउटर बंद हो जाता है, ठीक है। इसे दी ऑथेंटिकेशन अटैक भी बोला जाता है। जब हम वाईफाई हैकिंग के बारे में जानेंगे तब ये अटैक हम सीखने मतलब इसको देखने वाले, दी ऑथेंटिकेशन अटैक, ठीक है, जो बड़ा काम का होगा। इसे मैं तुम्हें दिखा दूंगा कैसा ये है करके, थेरी वाला, ठीक है। अब रही बात डीडोस अटैक, तो डीडोस अटैक भी हू बहू ऐसे ही होता है, डीडोस अटैक भी हू बहू ऐसे ही होता है। अब राउटर के जगह मान लो यूट्यूब है, यूट्यूब नहीं छोड़ो, कोई वेबसाइट है, एक नई वेबसाइट है, अभी अभी बनी फ्रेश वेबसाइट है, जो वेबसाइट का काम है लोगों को आने देना उसके ऊपर। तो मान के चलते हैं कि एक वेबसाइट पे टोटल 1,000 लोग आ सकते हैं, सिर्फ 1,000 लोग आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, 1,000 लोग आ सकते हैं। तो हमने 1,000 लोग जैसे तैसे चले गए वेबसाइट पे और वो सब लोग वेबसाइट देख पा रहे हैं, हम भी वेबसाइट देखते हैं, तुम भी वेबसाइट देखते हो, तो सब लोग आ तो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1,000, सिर्फ 1,000, अगर उससे एक भी ज़्यादा आता है तो सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उससे एक भी ज़्यादा आता है तो, ठीक है। 1,000 के 1,000 ही आने चाहिए। लेकिन लेकिन होता क्या है, अब हैकर आता है और हैकर एक साथ 10,000, क्या कहा मैंने, 10,000 फेक यूज़र, फेक मतलब नकली लोगों को एक साथ उस वेबसाइट के ऊपर भेजता है, एक साथ। अब एक साथ भेजने के कारण वो जो सिस्टम है, वेबसाइट है, वो क्रैश हो जाती है, वो कोई एक्सेस नहीं कर सकता, पूरी क्रैश हो जाती है। अब ऐसे एग्जांपल आपने कई देखे होंगे, होप तो अगर आपको पता हो, फिजिक्स वाला एक लाइव लेक्चर में थे मेरे हिसाब से, बराबर अगर मैं कह रहा हूँ, लाइव लेक्चर में थे, उन्होंने रिजल्ट की एक वेबसाइट ओपन करी थी, एक रिजल्ट की वेबसाइट ओपन करी थी और सभी को रिजल्ट की वेबसाइट दिखाई थी। तो जैसे सर ने वेबसाइट दिखाई, तुरंत ही सारे के सारे बच्चे उस वेबसाइट पे चले गए। फिर सर ने रिलोड करा पेज को, रिलोड करा क्योंकि कुछ वर्क नहीं कर रहा था, तो जैसे रिलोड करा तो पूरी वेबसाइट ही बंद हो गई। पता चला कि इस वेबसाइट के ऊपर इतने सारे लोग एक साथ आ गए जिसके कारण वेबसाइट वर्क करना ही बंद करके, और इसे ही हम एक अटैक की तरह कह सकते हैं, डीडोस अटैक की तरह। लेकिन फ़र्क इतना है कि डीडोस अटैक के टाइम पे हम फेक यूज़र भेजते हैं, नकली लोग भेजते हैं, बस इतना ही फ़र्क है।
ठीक है, इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। क्या क्या सवाल है? स्क्रीन ऑफ है या सिर्फ मुझे दिख रहा है? स्क्रीन ऑन है, मुझे ऑफ दिख रहा है, स्क्रीन ऑफ चाहिए। ठीक है, क्या है पता नहीं समझाने में। क्लियर है, क्लियर है, ओके। ओके, अब ये चीज़ क्लियर है। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी मैन इन द मिडल अटैक के बारे में भी। अब ये कुछ ऐसे होता है कि जब दो लोग आपस में बात करते हो, दो लोग आपस में बात करते हो, तो हम उनकी बातों को बीच में से सुनते हैं। जैसे कि ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मैं बीच में बैठा हूँ और उनकी बातों को सुन रहा हूँ। मैं बीच में बैठा हूँ और उनकी बातों को सुन रहा हूँ। और जो बीच में बैठा है ना, जो बीच में बैठा है, वो और कोई नहीं, वो हैकर है। ठीक है, जो हैकर है। अब जो ये दोनों बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी डेटा भेज रहे होगे, हाय हेलो भेज रहे होगे, ठीक है, और यहाँ पे भी हाय हेलो आता होगा। अब हैकर है कि वो इनकी बातों को बीच में सुन सकता है, और इस चीज़ को हम मैन इन दी मिडल कहते हैं। जो एक आदमी जो बीच में होता है, जो हर एक बात को सुनता है। अब यहाँ पे हो क्या कह सकता है, इसके नुकसान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा। कि अगर मैं अपना पासवर्ड या अकाउंट नंबर या कुछ भी डेटा डालता हूँ सर्वर पे, तो वो डेटा ये हैकर बीच में से देख सकता है, क्योंकि ये मेरे सिस्टम के बीच में आ गया। ये मेरे और मेरे सिस्टम के बीच में आ गया, जिसके कारण अब आराम से ये मेरे डेटास को देख सकता है और छेड़ भी सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। और इस चीज़ को हम मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं। और ये चीज़ हम प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं, तो डोंट वरी। इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है वायर शार्क, जो पेन ड्राइव के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, और अगर नहीं भी है तो हम बाहर से डाउनलोड इसको कर लेंगे। ठीक है, ये अटैक है जो आगे हम डिस्कस करने ही वाले हैं, विथ प्रूफ, लाइव प्रूफ। अब वैसे ही एक और खतरा होता है टेक्निकल दुनिया में, डिजिटल दुनिया में एक और खतरा होता है, जिसे नाम दिया गया है जीरो डे अटैक। जीरो डे अटैक एक ऐसा अटैक, एक ऐसा अटैक जो शुरुआत होते बराबर ही आ जाता है। मानो एक अच्छी सी एक अच्छी सी गाड़ी लॉन्च करी, और लॉन्च करने के 10 मिनट बाद पता चलता है कि इंजन जल गया, इंजन जल गया, या फिर कहूँ गाड़ी पंचर हो गई, ब्लास्ट हो गई, पता नहीं, लेकिन 10 मिनट के अंदर ही, जैसे लॉन्च करा उसके बाद ही इंजन विंजन खराब। वैसे ही जीरो एक्सप्लॉइट में भी हम सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं, हम अपडेट लॉन्च करते हैं। कि मेरे पास मान लो एक व्हाट्सअप का एप्लीकेशन है, मेरे पास व्हाट्सअप का एप्लीकेशन, तुम्हारे पास भी है। अब व्हाट्सअप वालों ने उस पर अपडेट दिया, उस पर अपडेट दिया कि हाँ भाई अपडेट कर लो, एक बार अपडेट कर लो, ताकि तुम्हारा सिस्टम बढ़िया हो जाए। अपडेट देने के बाद 10 मिनट बाद पता चलता है कि उस अपडेट में ना एक फ्लॉ था, एक कमी थी, एक वीकनेस थी, जिसके कारण अब वो एप्लीकेशन वल्नरेबल हो गया, वल्नरेबल हो गया। और जैसे वो वल्नरेबल हो गया, तो हैकर ने उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। एक्सप्लॉइट से मेरा मतलब उसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करी, तुरंत ही। जैसे उनको पता चला, तुरंत ही हैकर ने बिना समय वेस्ट करे उसके ऊपर अटैक करने की पूरी कोशिश करी। अब अब इस चीज़ को सुधारने के लिए डेवलपर्स के पास सिर्फ एक दिन से भी कम समय होता है, एक दिन से भी कम समय होता है, बहुत ही कम समय होता है। क्योंकि अगर उन्होंने जल्दी इसको फिक्स नहीं करा, तो हैकर इससे बहुत कुछ कर सकता है, उनका नुकसान पे नुकसान कर सकता है, या फिर उनके सॉफ्टवेयर को बिगाड़ भी सकता है। ठीक है, तो ये होता है जीरो डे अटैक। अब मोटा मोटा ये समझना है कि ये अटैक तब होता है जब कोई कंपनी एक नया सॉफ्टवेयर या कुछ अपडेट लॉन्च करती है, और उसके तुरंत बाद पता चलता है कि उसके अंदर कोई कमियां हैं, कोई बग्स हैं, वल्नरेबिलिटी है, और उसे उनको फिक्स करने के लिए बहुत कम समय होता है, बहुत ही कम समय। इसीलिए इसे ज़ीरो डे कहा जाता है, कि भाई उसी दिन लॉन्च करा और उसी दिन प्रॉब्लम आ गई।
और हमें उसी दिन ही उसे फिक्स करना होगा, वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए इसको ज़ीरो कहा जाता है, क्योंकि एक दिन भी नहीं हुआ होता। और ऐसे और भी टाइप्स होते हैं जो आगे डिस्कस होने ही वाले लेसन नंबर 3 के अंदर। अब ये भी चीज़ समझ ली, ऐसे चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर है। अब जो लास्ट है ना, वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अपने ही धोखे देते हैं। ये सुना होगा तुमने हर जगह पर। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। एक कंपनी, अच्छा कंपनी छोड़ो, तुमने सुना होगा कि बहुत बार हमारे यहाँ पे कोई घुसपैठिया घुस जाता है। घुसपैठिया मतलब वो व्यक्ति जो छुप के बैठा है और हमारी इन्फॉर्मेशन बाहर लोगों को दे रहा है। राजा महाराजा के दुनिया में ज़माने में हुआ करता था, घुसपैठी घुस गया, घुसपैठी, ठीक है, घुसपैठी घुस गया, या फिर उनके ज़माने में, महाराजाओं के ज़माने में, कि उनका ही कोई ना कोई आदमी उन्हीं के देश को धोखा देता है। सुना है कभी ऐसा मूवीज़ वगैरह में भी, कि उनका ही आदमी उन्हीं के देश को धोखा देता है, उनकी इन्फॉर्मेशन दूसरे राज्य को भेजता है। यहाँ का ये छोटा भीम, ढोलकपुर में से डेटा दूसरे बदलापुर में भेजा जा रहा है, ठीक है, कौन भेज रहा है? छोटा भीम। तो ये, इसे इनसाइडर थ्रेट कहते हैं। मतलब अपना ही एम्प्लॉय, अपना ही व्यक्ति हमें धोखा देकर हमारी इंफॉर्मेशन किसी और को भेज रहा है। तो इसे हम इनसाइडर खतरा, मतलब अंदरूनी खतरा कहते हैं, कि खतरा बाहर से नहीं आया भाई, इस बार खतरा हमारे ही में ही था, हमारे ही घर में, हमारे ही घर के अंदर एक खतरा था, जिस खतरे ने हमें धोखा दिया, और हमें जब पता चला तो हमने उसको निकाल दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर डॉक्टर ऐसे ही तो कहते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नहीं, बड़ा बुरा लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा होता है, ये होता है, और इसे पहचानने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता यार, कब अपना ही एम्प्लॉय, कब अपना ही आदमी कब धोखा दे दे, पता नहीं चलता। इसलिए इसे इनसाइडर थ्रेट कहते हैं। अब वो कभी गलती से करता है, कभी जानबूझ के करता है, कभी गलती से, कभी जानबूझ के, ठीक है, ये दो मेन चीज़ें जो होती है, गलती से या तो जानबूझ के। अब ये चीज़ें हैं जो हमने थोड़ी बहुत थ्योरी में जान लिया। अब इनके डिटेल्स में हमें आगे दिया गया है दोस्तों, डिटेल्स में दिया गया है, ठीक है, उस पर आता हूँ मैं। अब बात करते हैं डोमेन्स के बारे में, कि इन साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में तुम्हें कौन कौन से डोमेन्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे तुम्हें क्या क्या काम करना होगा या क्या क्या फोकस करना होगा प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम्स को। तो सबसे पहला आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। इसका बेसिकली काम है कि आपको आईपीएस, आईडीएस, फायरवॉल जैसे काफ़ी सारे बॉर्डर बेस्ड सिक्योरिटीज़ रखने होंगे। बॉर्डर बेस्ड मतलब, मान लो ये अपना देश है, ओके, मान लो कि अपना देश है, तो बॉर्डर बेस मतलब उसकी बॉर्डर कि सबसे पहले इसको पार करना होगा, फिर देश में आ सकेगा। तो बॉर्डर बेस अटैक, या कहूँ नेटवर्क बेस अटैक, यहाँ पे हमारा पूरा पूरा काम होता है कि हमारे नेटवर्क नेटवर्क को सिक्योर करना। अब नेटवर्क मतलब क्या होता है सर, ये नहीं पता, तो बताता हूँ। नेटवर्क मतलब, नेटवर्किंग मतलब कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग जुड़े हो। क्या कहा? दो से ज़्यादा लोग अगर आपस में जुड़े हो, उसे हम नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। और ये नेटवर्क का बेसिक सा एग्जांपल दूँ तो आपके राउटर, राउटर, ठीक है। अगर कोई आपके राउटर को हैक कर लेगा, होता है ना, वाईफाई हैक कर देता है, वाईफाई हैक कर लेता है, तो वो आपके डेटास को पढ़ सकता है, आप क्या भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो, क्या वाईफाई का पासवर्ड है, और वाईफाई का पासवर्ड नहीं, क्या आपके अकाउंट का पासवर्ड है, हर एक चीज़ वो देख सकता है वाईफाई को हैक करने के बाद में, ठीक है। और अगर हम वाईफाई को सिक्योर करेंगे तो वो चीज़ें नहीं देख सकता, तो हमारा वही काम है, इस वाईफाई को ही हम नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्क डिवाइस कहते हैं, ठीक है। अब इस वाईफाई से हम सभी लोग कनेक्ट होते हैं, मोबाइल कनेक्ट होता है, लैपटॉप कनेक्ट होता है। डेफिनेटली अगर इसको हैक कर दिया तो हमारी इन्फॉर्मेशन भी निकल जाएगी, लेकिन अगर इसको सेव कर लिया तो हमारी इन्फॉर्मेशन भी बच जाएगी, अगर इसको हमने सेव करा तो इसीलिए नेटवर्क सिक्योरिटी में हम अपने राउटर, बॉर्डर बेस जिसे हम कहते हैं, उसे सिक्योर करते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी बाहर से खतरा ना आए। आप सभी को एक चीज़ बता दूं, हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम राउटर से कनेक्टेड होते हैं, राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, तो जो भी हम बात करते हैं वो राउटर से होते हुए हमारे तक पहुंचता है, वो राउटर से होते हुए हमारे तक पहुंचता है, ठीक है, वो राउटर से होते हुए हमारे तक पहुंचता है।
तो अगर कोई राउटर को ही हैक कर ले, या जो भी बाहर से आता है राउटर के थ्रू, अगर हमारे तक उसको आना होगा, मतलब उससे अगर मुझे बात करना होगा, तो उसको राउटर से होते हुए मेरे पास आना होगा। हाँ ना, बिल्कुल सच में ऐसे ही होता है कि उसको राउटर से होते हुए मेरे तक आना होगा, क्योंकि मैं राउटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। तो डेफिनेटली अगर मैं राउटर को ही सिक्योर करूँगा तो कोई भी खतरा मुझ तक आ ही नहीं पाएगा। ये मेन चीज़ है, इसको मुझे सिक्योर करना है, इसको कहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। देन आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। अब नेटवर्क तो सिक्योर कर लिया लेकिन जो एप्लीकेशन चला रहे हैं वही प्रॉब्लमेटिक है। जैसे कि जैसे कि एक एप्लीकेशन ले लो, एज ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र पकड़ लो, क्रोम ब्राउज़र सभी का फेवरेट, या फिर ब्राउज़र ही पकड़ते हैं, ब्राउज़र, ठीक है, ब्राउज़र। अब मान लो मैं ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़ा अच्छे से इस्तेमाल करते हो इसको। अब इसमें ना अपडेट आ गया, अपडेट कर लो। मैंने अपडेट नहीं करा, मैंने कहा बाद में करूँगा, अभी तो ज़रूरत नहीं इस चीज़ की, बाद में करूँगा, अर्जेंट कुछ नहीं है, बाद में करूँगा। अब होता ये है कि मेरा जो एप्लीकेशन है ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र, अब उसको मैंने अपडेट नहीं करा। ये बात हैकर को पता चल गई, ये बात हैकर को पता चल गई कि भाई ये यूज़र ने क्रोम ब्राउज़र अपडेट नहीं करा है, ये पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहा है क्रोम ब्राउज़र का, ठीक है। तो हैकर ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मेरे सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश करी, मेरे ब्राउज़र का इस्तेमाल करके मेरे ब्राउज़र को एक्सप्लॉइट करा। क्योंकि यहाँ पे कौन वल्नरेबल है, सबसे पहला सवाल, यहाँ पे वल्नरेबल कौन है? तो यहाँ पे वल्नरेबल मेरा ब्राउज़र है, क्योंकि वो अपडेट नहीं है। तो ऑब्वियसली हैकर ने मेरे ब्राउज़र को एक्सप्लॉइट करा, और एक्सप्लॉइट करने के बाद में मेरे सिस्टम में आ गया। ये थोड़ी बातें सुनने में हवाई हवाई सी लगती होगी कि ऐसा होता भी है क्या सच में सर, लेकिन हाँ ये सच में होता है कि अगर एक छोटी सी भी वल्नरेबिलिटी हमारे सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं रही, तो हैकर उन्हीं चीज़ को ढूंढ के उससे सिस्टम के अंदर आने की पूरी कोशिश करता है। और हमें भी तो वही ढूंढना होता है, एज ए इथिकल हैकर हमें भी यही करना होता है कि हमें सिस्टम के अंदर ऐसी जगह ढूंढनी होती है जहाँ से हम सिस्टम के अंदर आ पाए, जिसे लूप होल कहा जाता है। या फिर अगर कोई सॉफ्टवेयर है उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है, तो हमें उसको ढूंढना होता है, ताकि उसे ढूंढने के बाद हम उसे फिक्स कर सकें, उसे ठीक कर सकें, ताकि कोई हैकर उसका फ़ायदा ना उठाए। तो ये काम है इथिकल हैकर का, कि फिक्स करना है, प्रोटेक्ट करना है। और अनइथिकल जो इलीगल काम करते हैं वो इन चीज़ का दुरुपयोग करते हैं, या इन्हीं चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि भाई वल्नरेबल है ना, तो मैं ही फ़ायदा उठा लेता हूँ, बाकी का क्या करना है, ऐसा। तो ये है थोड़ा सा माइंडसेट का अलग डिफरेंस है इनके बीच में। तो ये होता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर कि हमारा कोई एक सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी होती है और हैकर उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। लेकिन अगर हम उसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे तो हम उसको सिक्योर रख पाएंगे। बस ये मेन चीज़ है जो हमें याद रखनी थी। देन आता है उसके बाद में थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग है। देन आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी के अंदर ना ये डोमेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा डेटा से काम होता है, पूरा डेटा, डेटा जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड नंबर हो, नाम हो, पता हो, मोबाइल नंबर हो, ईमेल एड्रेस हो, हर एक इन्फॉर्मेशन, बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन इस डेटा के अंदर होती है, डेटा बेस के अंदर होती है। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का काम है उन्हीं डेटा बेस को सिक्योर करना, बाय यूजिंग CIA ट्रायड। यहाँ पे CIA तुम्हें दिखा होगा, CIA ट्रायड। अब इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं समझाऊँ, शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ इसको बड़े इसमें समझाने से बेहतर, कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है ऑथराइज, ऑथराइज मतलब भरोसेमंद व्यक्ति। इंटीग्रिटी का मतलब होता है हम्म, बिना छेड़छाड़ किया गया, जैसे का वैसा, जैसे जैसे का वैसा, ठीक है। और अवेलेबिलिटी का मतलब होता है एनी टाइम एनीवेयर। ये बस शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना ही है आगे एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट फॉर्म में बताओ। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि हमेशा भरोसेमंद व्यक्ति ही डेटा को देख पाएगा। जैसे कि मैं, मेरा अकाउंट है, मेरा बैंक अकाउंट है,
तो मैं देख पाऊंगा मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा दोस्त नहीं देख पाएगा मेरे अकाउंट को, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, वो ऑथराइज नहीं है, वो मेरे अकाउंट से नहीं देख सका, वो खुद का अकाउंट देखेगा, मेरा अकाउंट नहीं देख पाएगा, ठीक है। दूसरा इंटीग्रिटी, कि मैंने पैसे जमा करे 10,000 रुपये, लेकिन कल सुबह देखता हूँ तो 8,000 रुपये रहते हैं, अपने आप कम हो जाते हैं। कैसे? मैंने तो कुछ करा भी नहीं। अब कोई ये मत कहना कि सर आपने EMI लिया होगा, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने डेटा रखा है वैसे के वैसे वो रहना चाहिए, बिना कोई छेड़छाड़ के, जैसे का वैसा। और अवेलेबिलिटी का मतलब होता है जब भी मुझे ज़रूरत पड़े पैसों की तो मुझे बैंक में से पैसे निकालने आने चाहिए, मतलब बैंक अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा, एनी टाइम एनीवेयर। ये है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, ये डेटाबेस के रिलेटेड होता है सब कुछ। अब हो गया ये थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग हो गया, अब ये थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग हो गया। अब एक काम करते हैं, ये चीज़ें हमने कल भी पढ़ी थी, ठीक है, ये चीज़ें हमने कल भी पढ़ी थी। अब वैसे ही ऑपरेशनल, IAM, डिजास्टर एंड, इनका शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, क्योंकि ये डोमेन्स है जो हमें पता होने चाहिए। क्योंकि पता है क्या, मैंने भी इनके ऊपर बहुत कम फोकस करा था, ये बस वो जगह है जहाँ पे हमें इंटरेस्ट आता है कि मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, मैं वहाँ पे जा सकता हूँ, ऐसा वाला। तो चौथा आता है ऑपरेशनल सिक्योरिटी। यूँ कहूँ तो ये सब कुछ संभालता है कंपनी के अंदर, कंपनी के अंदर पॉलिसीज़ को संभालता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाता है, और कितना रिस्क हो सकता है कितना रिस्क नहीं होगा, ये सब कुछ ऑपरेशनल सिक्योरिटी में संभाला जाता है। वैसे ही IAM में होता है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये वो व्यक्ति होता है जो सभी को अपने अपने रोल असाइन करता है कि तूने ये काम करना है, तूने वो काम करना है, तूने ये काम नहीं करना है, तूने वो काम नहीं करना है। ये सारी चीज़ें IAM संभालता है, ठीक है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, कि किस लोगों ने क्या डेटा एक्सेस करना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल ले तो स्कूल का प्रिंसिपल वो क्या देख सकता है, और स्कूल के स्टूडेंट्स वो क्या देख सकते हैं, वो सब कुछ एक व्यक्ति एक्सेस करेगा, मैनेज करेगा। एक व्यक्ति मैनेज करेगा कि स्टूडेंट ने सिर्फ उसका डेटा और लाइब्रेरीज का डेटा देखना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल सभी डेटा देख सकता है क्योंकि वो प्रिंसिपल है, ठीक है, ऐसा। देन आता है डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। अब होता यह है कि बहुत भारी भारी अटैक होते हैं इन साइबर सिक्योरिटी में ना, बहुत बड़े बड़े अटैक होते हैं। अभी सुना होगा लास्ट हाल फिलहाल में 15 मिलियन या 14 मिलियन समथिंग, या 16 मिलियन समथिंग, एग्जैक्ट अकाउंट नंबर तो मैं भूल गया, लेकिन मिलियंस ऑफ डेटा ब्रीच हो गए, मिलियंस ऑफ डेटा ब्रीच हो गए। अब इतने बड़े डेटा ब्रीच होने के बाद में बाद में क्या करना। अब इतना बड़ा डिजास्टर हो गया, भूकंप आ गया भाई इंटरनेट की दुनिया में, इतना बड़ा डेटा ब्रीच आज तक कभी नहीं हुआ लेकिन हो गया। अब इसके बाद हमें खुद को कैसे प्रिपेयर रखना है कि ऐसी चीज़ें फिर से ना हो। एक बार गलती हो गई, मान लो कार को रिवर्स ले रहे थे लेकिन मिरर पे ध्यान नहीं था, मिरर पे ध्यान नहीं था, ध्यान कहीं और था, तो गाड़ी ठुक गई। लेकिन अगली बार से उस चीज़ को ध्यान रखोगे कि अगर गाड़ी रिवर्स ले रहे हो तो कांच में या मिरर में ज़रूर देखोगे। वैसे ही वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में अगर कोई अटैक हो जाता है, कोई साइबर टेररिस्ट अटैक करता है, सिस्टम के डेटा को हैक करने की कोशिश करता है और उसे हैक कर भी लेता है सक्सेसफुली, तो हमारा काम है कि उस हैक को रोकना, उस अटैक को रोकना। काम होता है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिकवरी का, ठीक है, कि ऐसी चीज़ें और ना हो। ऐसी चीज़ें जैसे कि यू एग्जाम्पल पकड़ लो, एक पानी की टंकी है, अगर पानी की टंकी में होल हो गया, पानी बहता रहेगा, पानी बहता रहेगा, तो हमारा काम क्या है कि अगर पानी बहता रहा तो हमें उसे बंद करना है, हमें उसे बंद करना है। तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के उसको बंद कर देंगे। हम टेप लगा सकते हैं, टेप कैसी लगाओगे, या फिर हम कुछ ऐसी सीलिंग इस्तेमाल करेंगे जिससे वो पानी बंद हो जाए भाई, वो पानी बंद हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही अटैक्स के अंदर भी होता है, अगर कोई अटैक हो जाता है तो उसको सिक्योर आगे ना बढ़ने दिया जाए। कोई वायरस होता है तो उसको आगे ना बढ़ने के लिए सिक्योरिटी मेजर लिए जाते हैं। अभी हुआ तो था कोरोना, भूल गया क्या? तो वही होता है डिजास्टर रिकवरी में भी। एंड क्लाउड सिक्योरिटी, यहाँ पे बस बेसिक सा काम है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको सिक्योर करना है, उनके लिए आपको अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ती है। ये बस डोमेन है। अब पता है इन सभी डोमेन्स में से आपको एक सिलेक्ट करना है, सभी नहीं करना है आपको, इनमें से एक सिलेक्ट करना है। तो आपको जो अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर सकते हो,
ठीक है, बस यहाँ पे डोमेन्स बताने थे जो मैंने बता दिए। अब एक आता है सबका फेवरेट जिसका नाम है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये हम सभी का फेवरेट है और हम इसे ही सीखने वाले हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई थी, पता है मुझे। अब ये लास्ट है, अब ये वाला पार्ट लास्ट है, पास्ट बातें वाला, ये थोड़ा सा बातें बातें वाला है। और कुछ अपो करियर्स के बारे में बताऊंगा मैं थोड़े बहुत आपको, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, खुद को सिक्योर रखना है, साइबर सिक्योरिटी में खुद को आगे रखना है, तो कैसे रखेंगे? बहुत बेसिक सा है। हर व्यक्ति इसको बताता है कि अपना पासवर्ड लोअर केस अपर केस दोनों में रखो, नंबर्स डालो और स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऐड कर दो, @ एक्सक्लामेटरी, दुनिया भर के सिम्बॉल्स ऐड कर दो, जिससे वो हार्ड हो जाएगा पहचानने में और उसको याद रखने में। ठीक है, देन करना है अनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या कहूँ MFA, जिसमें हमें OTP लगाना होगा, फिंगरप्रिंट लगाना होगा, या गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना होगा। जिससे क्या होगा, एक्स्ट्रा लेयर बन जाएगी, एक्स्ट्रा लेयर बन जाएगी तुम्हारे और तुम्हारे सिस्टम के बीच में, ताकि अगर कोई हैकर पासवर्ड पता भी कर लेता है तो वो बिना OTP के लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, देन आता है रेगुलरली अपडेट योर सॉफ्टवेयर। अब होता ये है कि हमने देखा कि अगर कोई अपडेट ना करे तो क्या क्या हो सकता है, तो हमें ये तो हमेशा याद रखना है कि सिस्टम हो या सॉफ्टवेयर हो, उसे अपडेट रखना होगा हमेशा। ठीक है, हमेशा अपडेट रखना होगा, क्योंकि हैकर के पास अपडेटेड सिस्टम के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अगर कोई चीज़ें अपडेट है तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो अपडेट नहीं है तो हैकर उसकी बैंड बजा सकता है अच्छे से, वो भी। ठीक है, अब एक चीज़ को ध्यान रखना कि भले हम हैकर हो या ना हो, हम ना एक चीज़ बहुत बार करते हैं, जीमेल के ऊपर कुछ ना कुछ आते रहता है, हम क्लिक कर देते हैं। जैसे डेफिनेटली अब मेरे जीमेल पे भी बहुत सारी चीज़ें आती है, कभी कुछ प्रमोशंस आ जाते हैं कि हमारे यहाँ पे तो क्लिक तो करो महाराज, एक बार आओ तो सही, साइन अप तो कर लो। ऐसा होता है ना, तुम्हारे इसमें भी होता होगा। तो तो ऐसी जगहों पे क्लिक नहीं करना है, ताकि हम खुद को सेफ रख पाए। कभी कोई व्यक्ति कहता है, कोई भी मलेशियस वेबसाइट होती है जिस वेबसाइट पे कहता है कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर आपको फ्री के सॉफ्टवेयर चाहिए, फ्री के क्रैक वर्जन चाहिए, ठीक है, या फिर पैसे चाहिए, लूट है, फ्री पिन्स पिन्स, यहाँ पे अप्लाई करना होगा, या फिर यहाँ पे डाउनलोड करना होगा, क्लिक करना होगा। हम क्लिक कर देते हैं और फिर वो वेबसाइट हमें लेके चलती है एक खतरनाक सी जगह पे, जहाँ पे सब कुछ एकदम भयंकर होता है, जहाँ पे सब कुछ एकदम भयंकर होता है, क्रेजी एकदम, जिसे हम मलेशियस वेबसाइट कहते हैं टेक्निकल भाषा में। ठीक है, तो इनसे बच के रहना, और हमेशा अपने ईमेल्स को चेक करना, कुछ भी डाउनलोड मत करना बिना देखे। ठीक है, कुछ भी डाउनलोड मत करना, ईमेल्स पे ऐसी चीज़ें आती बहुत सारी है, अटैचमेंट रहा है कुछ भी रहा, डायरेक्टली तो मत ही करना। ठीक है, फिफ्थ नंबर की जो चीज़ है वो है फायरवॉल और एंटीवायरस डिटेक्ट करना, लगा देना। फायरवॉल बेस्ट होता है अगर तुम नेटवर्क के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हो या सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन एंटीवायरस उससे भी ज़्यादा बढ़िया होता है, लेकिन तब जब तुम सिस्टम का इस्तेमाल करते हो। अब ये मेरा सिस्टम देखो, भले ये हैकर्स का सिस्टम है, इसमें भी मैंने फायरवॉल लगा के रखा है, क्विक का। पता नहीं क्यों, फ्री में मिला था इसलिए, शायद फ्री में कुछ मिला था मुझे। हाँ भाई, फ्री की चीज़ें नहीं छोड़ते हम, है ना, सभी के इसमें। कौन सा बेस्ट है? जो पेड है सारे बेस्ट है, जो पैसे देने वाले होते हैं सारे के सारे बेस्ट है, फ्री वाला एक भी बेस्ट नहीं होता। नहीं है, फ्री में भी कुछ अच्छे हैं, बिट डिफेंडर वगैरह कुछ है अच्छे, बिट डिफेंडर वगैरह वगैरह है कुछ अच्छे। ठीक है, बाकी ये फ्री मिला था, मैंने चिपका दिया। ठीक है, बाकी इसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अगर तुम्हें अगर मुझ पे शक हो रहा हो तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, कि अगर मैं इसके ऊपर जूम करूँ, थोड़ा सा जूम करूँ अच्छे से, थोड़ा सा जूम करूँ, तुम देखना यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जो मेरा डिवाइस है ना, वो रिस्क में है। वो रिस्क है, इसका मतलब इसके अंदर वायरस है। क्योंकि हैकर का काम, या कहूँ हमारा काम, वायरस के साथ खेलना होगा। वायरस को हम बनाएंगे, वायरस से खेलेंगे, तो एंटीवायरस रख के कुछ फ़ायदा है नहीं, लेकिन इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये फ्री मिला था। ठीक है। बाकी इसका कोई लेन देन नहीं है मुझसे, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता ज़्यादा। हाँ, वायरस, मेरा डिवाइस रिस्क पे है एक्चुअल में। इफ़ आई टर्न दिस ऑन, तो देखना यहाँ पे कि ये हम लेक्चर्स में सॉफ्टवेयर बनाते, मलेशियस सॉफ्टवेयर बनाते रहते हैं जहाँ के वहाँ के। तो इन्होंने कहा है कि मुझ पे हैकिंग के अटेम्प्ट्स हुए थे,
मुझ पे हुए थे टोटल इतने, और यहाँ पे दिखाता है कितने अटैक ब्लॉक किए गए करके। ठीक है, अब इसने बहुत सारे ब्लॉक करके रखे हैं और कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लेने इसने कहा है, लेकिन मैं ऑब्वियस सी बात है इसकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मेरे सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देता है फिर। ठीक है, बस ये है। और मैं वल्नरेबल भी हूँ, तो डेफिनेटली मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या पता आपको लगे। ठीक है, तो एंटीवायरस होना चाहिए ताकि सिस्टम को बचाया जा सके, तो इसलिए मैंने रखा है सिर्फ, कि कभी अगर हो जाता है कुछ कचरा मुझसे तो मैं बच जाऊँ। देन होता है बैकअप। बैकअप मतलब एक एक्स्ट्रा लोकेशन या एक्स्ट्रा स्टोरेज बना के रखो, कि कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो उसको अलग जगह पे स्टोर करके रखो, ताकि अगर पहली वाली डिलीट हो जाए तो दूसरी वाली तुम्हारे पास सेफ रहे। ये कंपनीज भी करती हैं और आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपका डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट। देन आता है प्रिविलेज लिमिटेशन। ये आपके लिए नहीं है वैसे, ये कंपनीज के लिए बताया जाता है, जिसमें कंपनीज, जो मैंने कहा था ना IAM, जिसका काम है एक्सेस मैनेज करना, किसको एडमिन एक्सेस देना है, किसको स्टूडेंट एक्सेस देना है, किसको यूज़र एक्सेस देना है, कौन नॉर्मल होगा, कौन एडमिन होगा, ये सारी जो परमिशंस होती है वो बस यहाँ पे मैनेज किया जाता है बेसिकली। और कुछ करियर ऑप्शंस है करियर्स के बारे में, लेकिन करियर्स के बारे में इतना समझ लो कि यहाँ पे हमें करना है इथिकल हैकिंग, और जो हमने ऊपर पढ़े थे ये सारी चीज़ें, ये तुम्हें डोमेन्स है जिनके अंदर करियर्स अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, मोटा मोटा इतना समझो, हमें जो सीखना है वो है इथिकल हैकिंग। ठीक है, क्योंकि वही सीखना है, इसमें हमारा काम है। तो मैं इसको शुरुआत कर देता हूँ इथिकल हैकिंग के बारे में। ठीक है, अब ये सारे चीज़ क्यों नहीं, क्योंकि अगर तुम भूल गए हो तो हमें ना करियर्स के रिगार्डिंग पूरा का पूरा बड़ा एक लंबा सेशन है, बड़ा एकदम मस्त वाला सेशन, तो तब मैं ज़रूर आपको बताऊंगा व्हाट हमें करियर्स के बारे में क्या क्या करना है। ठीक है, अभी ये जान के ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर जानना ही है तो इतना देखो कि हमें जो सीखना है वो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग या इथिकल हैकिंग, जिसमें हमारा काम होगा अटैक करना, और अटैक करके वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढना, कमियों को ढूंढना। बस ये हमारा काम है, हम ये सीखने वाले हैं। दूसरा हमारा काम होगा, वो होगा स्कैन करना। स्कैन करना कि कोई खतरा तो नहीं है, या कोई चीज़ जो भयंकर हो सकती है उसे स्कैन करना। अगर कुछ होता है अटैक हम पर, तो हम कैसे बचेंगे उससे, तो हम उसके लिए रेडी रहेंगे। अगर कुछ खतरा होता है तो। और हम खुद एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, छोटा सा स्क्रिप्ट बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे विद द यूजिंग AI, जिससे हम अपना काम जल्दी हो जाए और बढ़िया से बढ़िया हो जाए। और वैसे ही करके हम आगे चल के इंफॉर्मेशन निकालेंगे, एक इमेज से, एक वीडियो से, एक टेक्स्ट फाइल से, ताकि अगर कोई क्राइम होता है तो कैसे वो डेटा निकालते वो समझ पाए। ठीक है, फिर हमें पता चलेगा कि हम अब सब कुछ कर सकते हैं, तो अब हम इस रोल के लिए रेडी हैं। अब बातों बातों में जो मैंने कहा, हमने सारी चीज़ों को एक एक करके देख लिया, बातों बातों में मैंने चीज़ों को बता दिया तुम्हारा ध्यान नहीं था क्या? यही है, यही है मेन चीज़ें। ठीक है, अब सीसो जो होता है वो लीडर की तरह होता है, जो सारी चीज़ को संभालता है, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, सभी चीज़ को संभालता है, वो होता है सीसो, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ठीक है, जो भी है बढ़िया है। लेकिन अब जो हमारा काम है वो है इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग के ऊपर, क्योंकि 2 लेसन कंप्लीट करने हैं ना, तो एक तो हो गया, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन समझ गया। अब ये जो चीज़ है ना, पहला लेक्चर है तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगी, ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे सर पहाड़ टूट गया सिर पे, ऐसा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा तुम्हें ईजी लगेगा। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ तक के पहुँच जाएंगे तो अगेन तुम्हें चीज़ें हार्ड लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत मज़ा आएगा। और इसीलिए जब मज़ा आता है तो डेफिनेटली चीज़ें हार्ड बनने वाली है समझे नहीं क्या? कोई बात नहीं, समझ जाओगे जल्द ही। तो बात करता हूँ लेसन नंबर 2 से, लेकिन पूछना चाहूँगा कि लेसन नंबर 1 सभी को क्लियर है? इसमें हमें बस इंट्रोडक्शन ही दिया है कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करना है, वो चीज़ें हैं। अब वो चीज़ करेंगे तो समझेगा, वो चीज़ करेंगे तो समझेगा। तो डेफिनेटली आई होप तुम्हें ये चीज़ तो क्लियर होगी। और हमारा बेसिक सा रोल है इथिकल हैकिंग, हम इथिकल हैकिंग ही सीखने वाले हैं, और साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये 2 चीज़ें सीखने वाले हैं, जो मेन होगा, मेन फोकस हमारा यहाँ पे होगा। और डेफिनेटली हम यहाँ पे
और भी चीज़ें सीखेंगे थोड़ी थोड़ी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी, जैसे 20% इसका, 20% इसका, 10% इसका। और ये तो एक अलग सी चीज़ है, तो ये तो हट जाएगी, ये लीडर है। लीडरशिप क्वालिटीज़ हमें आनी चाहिए उसके लिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ आनी चाहिए। तो ठीक है, ऐसा करके हम एक एक करके धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 2 के ऊपर। तो लेसन नंबर 2 को मैं ऑन कर देता हूँ। तो अब इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है भाई। लेसन नंबर 2 में पूछा है व्हाट इज इथिकल हैकिंग। तो मुझे बताओ, रियल हैकर इज ब्लैक हैकर कह सकते हो दोस्त। मोटा मोटा ये देखो, हैकिंग अभी वही सीखने वाला है। अब वही सीखने वाले, जो तुम्हारा डाउट है ना, क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी सुना है वाइट अटैकर, ब्लैक अटैकर एंड ग्रे अटैकर? कभी सुना है क्या इससे पहले? अगर हाँ, तो बढ़िया। क्योंकि मुझे याद है, जब मैंने ये पहली बार सुना था हैकिंग के बारे में, तो मेरे दिमाग में ना सिर्फ एक ही इमेज बना करती थी, एक इमेज, क्योंकि मैं भी बच्चा था ना तब। एक इमेज कि हैकर वाले जो लोग होते होंगे, वो मस्त से एक ब्लैक हुडी में होते होंगे, एक बढ़िया सी ब्लैक हुडी, जिसके सामने एक लैपटॉप होगा, और लैपटॉप के ऊपर ग्रीन कोडिंग होगी, कुछ ऐसी ग्रीन कलर की कोडिंग। वो तो ना आजकल भी करते हैं यार, आजकल के बहुत लोग ऐसा कुछ करते हैं। मैंने देखा है कहीं पे एक वीडियो आई थी यूट्यूब पे, खुद को हैकर बनाया विद इन सेकेंड्स। अरे ओके, खुद को हैकर बनाया विद इन सेकेंड। उसके लिए आपको लिखना होगा कलर ए, कलर ए, जिससे आपके सिस्टम का कलर ग्रीन हो जाएगा। एंड देन आपको लिखना होगा सिस्टम इन्फो। यस, अरे क्या था उसका, सिस्टम इन्फो था क्या? यस। एंड ऐसा करके आप अपने दोस्तों को दिखा सकते हो कि आप एक हैकर हो करके। ऐसा मैंने देखा था कहीं पे। क्या तुमने कभी इसको देखा है, इमेजिनरी हैकिंग? हाँ वही ऐसे ही होता होगा, एक बटन दबाओ सिस्टम हैक। ऐसा तब मुझे लगता था, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया, असली दुनिया में, हैकिंग मतलब एक इलीगल काम नहीं होता है। हैकिंग इज नॉट इलीगल काम। रियल हैकर, जो भी रियल हैकर होते हैं, उनका मिशन एक होता है कि सिक्योर करना है दुनिया को, सिक्योर द वर्ल्ड। बेसिक सा वही उनका काम। अब जब मैं जब ये काम मैं परमिशन के साथ करता हूँ, तो लोग मुझे इथिकल हैकर बुलाते हैं। जब मैं परमिशन के साथ करता हूँ, वही अगर मैं यही काम लॉज के अंदर करता हूँ, लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, अगर ये काम रूल्स के अंदर करता हूँ तभी मुझे इथिकल हैकर बुलाया जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा लालची बन गया 10 रुपए के लिए, और मैंने किसी आदमी को हैक कर लिया सिर्फ 10 रुपए के, क्योंकि मेरे पास बिस्किट खरीदने के पैसे नहीं थे, तो मैंने उसको हैक कर लिया, तो मुझे इलीगल हैकर और ब्लैक अटैकर माना जाएगा, क्योंकि मैं अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा हूँ इस बार। इसे कहते हैं ब्लैक अटैकर। सिंपल, कितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये बहुत आसान था, है ना। अब चलते हैं इनके इंट्रोडक्शन के ऊपर, कौन है, कैसा है, क्या है। तो वेलकम टू द इथिकल हैकिंग वर्ल्ड, जहाँ पे हमें सब कुछ हैक करना है, लेकिन परमिशन के साथ में। बिना परमिशन के हैक करोगे तो इथिकल नहीं माने जाओगे भाई, ठीक है। और वाइट अटैकर, जिसका काम है कंपनी को टेस्ट करना। कंपनी के अंदर काफ़ी सारे सिस्टम होते हैं, 1 2 3 5 6 7 हज़ार हो सकते हैं। अब इन सभी को टेस्ट करना, क्या इनके अंदर कोई कमियां हैं, क्या इनके अंदर कोई बग्स है क्या, अगर वो है तो उन्हें पता करके फिक्स करना, ताकि कोई दूसरा ब्लैक हैट हैकर आके इनको बर्बाद ना कर दे। ये मेन चीज़ है। तो इथिकल हैकर वो डॉक्टर है जो सिस्टम को एक्सरे करता है, जहाँ पे पूरा स्कैन करते हैं, पता लगाते हैं कि इसका रिबकेज तो ख़राब नहीं है, या फिर इसने किसी को दिल दे के रखा है। सब कुछ पता चल जाता है उसमें। अगर पता चल गया तो बस फिक्स कर दो, पता चल गया तो फिक्स कर दो, कोई दिक्कत है तो। यही तो काम है। अगर वो फिक्स नहीं करता, वो कहता है कि अरे बाप रे, इसमें ये कमी है, इसी का फ़ायदा उठा लेते हैं, नहीं, अगर ऐसा करेगा तो वो इथिकल नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस भी जान लो ना इसका, कि इसकी भी ज़रूरत क्यों है। क्योंकि जब भी सिस्टम ख़राब हो जाए, जब भी सिस्टम ख़राब हो जाए, तो एक डॉक्टर तो हमें चाहिए होता है। वो डॉक्टर ही इथिकल हैकर है। यहाँ पे हम प्रोएक्टिव सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम बताते हैं अटैक होने से पहले ही, यहाँ पे कोई तो बग है, यहाँ पे कोई तो वल्नरेबिलिटी है, इसे पैच
लगा दो, इसको पैच या फिक्स कर दो। ठीक है, प्रोएक्टिव सिक्योरिटी पहले ही फिक्स कर देना ढूंढ के। फिर आता है डेटा प्रोटेक्शन। अगर कोई इथिकल हैकर होता ही नहीं तो लोगों के डेटा डेटा ऐसे ही चोरी हो जाते हैं, पासवर्ड्स गायब हो जाते हैं, अकाउंट में से पैसे निकल जाते हैं अच्छे खासे, होता ना ऐसा। लेकिन वो है, तो इसीलिए पासवर्ड, पर्सनल इंफॉर्मेशन, सब कुछ सेफ है। फिर बात आती है कंप्लायंसेस की। कंप्लायंस मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक हैकर्स को पता होना चाहिए। एक हैकर्स नहीं, एक हैकर को पता होना चाहिए, या कहूँ तो सभी हैकर्स को पता होना चाहिए। वो रूल्स हैं GDPR, ISO, PCI DSS, ऐसे न जानो कितने सारे रूल्स हैं जो हैकर्स को पता होने चाहिए। क्योंकि अगर ये बात पता नहीं रही तो अनजाने में ही सही वो कुछ गलत कर बैठेगा। गलत कर बैठेगा मतलब चलो मैंने तुम्हें हैकिंग सिखा दिया, मैंने तुम्हें ये सिखा दिया कि किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे हैक करते हैं। अब तुम चले इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने, और हैक कर भी लिया, तो बता दो इंस्टाग्राम जैसे अकाउंट्स को हैक करना लॉस के हिसाब से इलीगल माना जाता है, अगर तुम्हारे पास परमिशन ना हो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास परमिशन ना हो तो ये इलीगल माना जाता है। और डेफिनेटली अगर तुम्हारे पास परमिशन हो तो ये इलीगल नहीं होगा। स्क्रीन ब्लैक करना है, लो भाई स्क्रीन ब्लैक करते। ठीक है, एंड देन आता है रिस्क माइटिगेशन। ऐसे काफ़ी सारे रूल्स हैं, रूल्स काफ़ी सारे हैं, उनके बारे में एक एक करके आऊँगा मैं। ठीक है, मैं बता दूँ तो हमारा जो ये मॉड्यूल नंबर 1 है ना, इनमें सारी चीज़ें थ्योरी वाली है, यहाँ से यहाँ तक। तो लॉज वगैरह अगर तुम देखोगे तो वो तुम्हें यहाँ पे दिख ही जाएगा दोस्तों। ये रहा लॉज, ये रहा रिस्क, ये रहा CIA, ये सारी चीज़ें हमें हैं, तो टेंशन मत लो, चिल मारो। अभी तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं, हमें तो ये भी कंप्लीट करना है, ये भी और सारी चीज़ें। तो 5 से 6 दिन तो लगेंगे अपने को, फिर होगा प्रैक्टिकल की बमबारी। तो टेंशन मत लो, 5 दिन रुको जिनको प्रैक्टिकल डायरेक्ट शुरू करना है। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि 5 दिन में लेक्चर ज्वाइन नहीं करूँगा फिर आ जाऊँगा सर तो दिक्कत हो जाएगी। ये बेसिक से बेसिक क्लियर होने चाहिए, बाद में मैं भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा, जैसे पेलोड, एक्सप्लॉइट्स, वल्नरेबिलिटीज, स्क्रिप्ट्स, ऐसे शब्द। ठीक है, जिसको आपको जल्दी फैमिलियर करना होगा। अब रिस्क माइटिगेशन के अंदर आता है पैसा और रेपुटेशन दोनों को बचाना। क्योंकि अगर कोई कंपनी के अंदर तुमने पैसे लगाए, मान लो पैसे नहीं भी लगाए, बैंक में तुमने पैसे जमा करे, पता चलता है कि कल जाके वो बैंक हैक हो गई, बहुत लोगों के पैसे गायब हो गए, तो क्या तुम उस बैंक पे भरोसा करोगे? बोलोगे नहीं सर, अब तो भरोसा नहीं कर सकते। जिसका मतलब उस बैंक अकाउंट की रेपुटेशन ख़त्म हो गई कि अब वो उतने काबिल नहीं रहे जो हमारे पैसों को होल्ड कर पाएंगे। बस एथिकल हैकर का काम वही है कि वो उनकी रेपुटेशन को बचाए और पैसा उन्हें भी बचाए, मतलब पैसा भी बचाए। ठीक है, और कैसे बचाएंगे? सिस्टम को सिक्योर करके, कि जो भी होगा सिस्टम से होगा, और अगर सिस्टम को ही सिक्योर कर लेंगे तो यह अटैक होगा ही नहीं। ठीक है, एंड देन लास्ट आता है डिफेंस मैकेनिज्म को और बढ़िया करना, जैसे फायरवॉल, IPS, IDS, इन्हें बराबर से कॉन्फ़िगर करना ताकि नेटवर्क पे कोई अटैक ना हो, ताकि डिफेंस तगड़ा बना रहे, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती रहे, अपडेट्स रहने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अब ये हो गया इम्पोर्टेंस। अगर ये नहीं रहा, जो भी मैंने कहा, अगर ये नहीं रहा तो इथिकल हैकर छोड़ो, कोई भी आके सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। इथिकल हैकर नहीं रहा तो इसलिए ज़रूरी है इथिकल हैकर का, क्योंकि वो सब कुछ लीगल करता है, परमिशंस लेके करता है, लेकिन लीगली करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हैकर्स के टाइप्स के बारे में। ये बहुत बेसिक है, सभी को पता होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं पता हो करके। जिसमें से शुरुआत करते वाइट, ब्लैक एंड ग्रे। ये बहुत बेसिक है। तो वाइट हेड हैकर मतलब सफ़ेद हैकर। हाँ, नहीं नहीं, गोरे लोग नहीं, सफ़ेद हैकर मतलब वाइट हेड हैकर, जिनका काम है सिस्टम को हैक करना, लेकिन परमिशन के साथ। ठीक है, और इन्हीं को प्यार से हम इथिकल हैकर बुलाते हैं। ठीक है, ये है इनका काम। अब ये लोग आएंगे, तुम्हारी परमिशन लेंगे, तुमसे पूछेंगे क्या आप
खुद को कुर्बान, मतलब क्या आप खुद के सिस्टम को हमें देना चाहोगे टेस्ट करने के लिए, ताकि हम तुम्हारे सिस्टम को टेस्ट करें और उसमें कोई बग्स ढूंढ के ज़रूर तुम्हें रिपोर्ट करें? तुम कहोगे कि हाँ भाई कर लो टेस्ट, फिर वो तुम्हारी परमिशन लेने के बाद तुम्हारे सिस्टम को टेस्ट करेंगे, एंड देन अगर कोई बग मिलता है तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें बता देंगे। इन्हें कहते हैं वाइड हैकर, जो भरोसेमंद होते हैं, इथिकल हैकर जो भरोसेमंद होते हैं। अब इनका अपोजिट ब्लैक अटैकर, इसका काम है बिना परमिशन के अटैक करना। फर्क नहीं पड़ता यार कौन है क्या है, मैं अटैक कर दूंगा। हाँ हाँ, उसने मेरे से झगड़ा पंगा, उसने मेरे से पंगा करा था, मैंने उसको बोला था कि आज शाम 7 बजे तक तू अपने डेस्कटॉप पे नहीं बैठेगा, है ना, कि आज शाम 7 बजे तक तू डेस्कटॉप पे नहीं दिखेगा। तू अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चालू करेगा लेकिन वहाँ पे मेरी तस्वीर दिखेगी। तू अपने क्रश को मैसेज भेजेगा लेकिन रिप्लाई मैं दूंगा रिप्लाई। तूने मेरे से पंगे लेके गलती कर ली, अब मैं तुझे बर्बाद करूंगा और फाइनेंशियल तुझे नुकसान पहुंचाऊँ। ये होते ब्लैक अटैकर्स, जो कंपनीज को भी हैक करते हैं और इंसानों को भी बर्बाद करते हैं। और वैसे ग्रे अटैकर्स ये इन दोनों के बीच में फंसे होते हैं। ये थोड़ा अच्छा भी काम करते हैं, थोड़े बुरे भी काम करते हैं, वो इनके मूड स्विंग्स चलते रहते हैं। बताओ तो। अब होता ये है कि ये परमिशन नहीं लेते हैकिंग के टाइम पे, लेकिन अगर कुछ गलत या बग मिल जाता है, वल्नरेबिलिटी मिल जाती है, तो वो उसे रिपोर्ट करते हैं कि भाई ये बग तुम्हारे सिस्टम के ऊपर है। समझे? ग्रे अटैकर्स, इनके पास परमिशंस नहीं होती, ये बिना परमिशन के हैक कर, बिना परमिशन के, इनको फर्क ही नहीं पड़ता भाई कौन है क्या है, ये बिना परमिशन के हैक कर देते हैं। लेकिन अगर कुछ बग मिलता है तो वो उसे रिपोर्ट करते हैं। ये है मेन चीज़। लेकिन वही है ना, अगर तुम बिना परमिशन के अटैक करोगे तो वही हो गया, दिक्कत हो सकती है अगर तुम पकड़े गए तो। लेकिन स्टिल ये परमिशन ना लेके भी इनका कोई गलत इरादा नहीं होता है, तो इनसे हम सेफ ही है बेसिकली देखा जाए तो। और ऐसे ही आती है प्रोसेसेस के अंदर। अब इथिकल हैकिंग सुनने में तो इथिकल हैकिंग लगती है, लेकिन ये पूरी एक प्रोसेस होती है, एक शुरुआत से लेकर अंत तक के एक प्रोसेस होती है कि कैसे शुरुआत होती है और कैसे वो चलती रहेगी। अब ये प्रोसेस ना पकड़े जाने से पहले रिपोर्ट कर दे कंपनी को तो क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप ग्रे हैकर हो, ग्रे हैकर, क्योंकि आपने परमिशन नहीं ली लेकिन कुछ गलत भी नहीं करा, आपके इंटेंशन गलत नहीं थे, लेकिन आपने उनको रिपोर्ट करके उनका फ़ायदा भी करवा दिया, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरी स्क्रीन ब्लैक क्यों हो जा रही है वैसे? हाँ, सीखेंगे तो दोनों। देखो, वाइट अटैकर ब्लैक अटैकर दोनों को पता चीज़ है, सेम सेम ही है। ऐसा नहीं कि ब्लैक अटैकर को सब कुछ पता है वाइट को नहीं पता, नहीं नहीं, वाइट को भी पता है ब्लैक को भी पता है। हैकर्स दोनों को पता है कि उन्हें क्या करना है। दोनों ने एक ही चीज़ सीखी है, लेकिन बस इनके इंटेंशंस अलग अलग होते हैं। एक लॉज के अंदर काम करता है और एक लॉज को देखता भी नहीं है। वो है तो ना कि हाँ चलो भाई, वो सिग्नल वाले अपने कुछ दोस्त हो गए ऐसे कि अरे यार सिग्नल है क्या, आह, जाने देना, क्या करेंगे अपन, ऐसे हाथ रख देंगे पैर वैर छुपा देंगे सिग्नल को, चलो भाई रोड क्रॉस करो, हमें नहीं है रूल वूल फॉलो करना, ना ना हमसे नहीं होता रुका जा, एक तो पेड़ गड़बड़ है सुबह से तो मैं रुकूंगा तो नहीं, चल ली भागो। ये होते ब्लैक अटैकर्स जो लॉस को मानते ही नहीं है। लेकिन वाइट अटैकर्स कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तो नहीं तोड़ूंगा भाई, सिग्नल तो नहीं तोड़ू, अगर मैंने ये तोड़ दिया तो फिर मेरा कुछ फ़ायदा ही नहीं है इथिकल बन के, है ना, ऐसा। तो हम कहाँ से सीखेंगे? वेयर डिड यू लर्न ये हैकिंग्स? मैंने कहाँ से सीखी? डीसीएससी से। हाँ, जब तक डीसीएससी चल रहा है 4 महीने तक मैं यही कहूँगा, जैसे डीसीएससी ख़त्म हो जाएगा फिर 4 महीने के बाद मैं बताऊँगा कि मैंने कहाँ से सीखी। मजाक कर रहा हूँ। सच में डीसीएससी से ही थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, एंड डेफिनेटली मैं सेल्फ स्टडी से भी सीखा है बहुत सारी चीज़ें, एंड ट्रैक में प्लेटफॉर्म से भी काफ़ी हद तक चीज़ें मैंने सीखी है। तो ट्रैक में प्लेटफॉर्म इफ़ मैं सजेशन दूँ तो ज़रूर करना। अरे हाँ, देखो, अपने पास 4 महीने हैं तो 4 महीने तक अगर मैंने 2-3 झूठ बोल भी दिए तो टेंशन मत लो, ठीक है, उसे सच मान लेना, और ये बात मैं रिकॉर्डिंग से हटा दूंगा। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, सच में डीसीएससी से भी मैंने सीखा है और ट्रैक में से भी है, सेल्फ स्टडी चलती रहती है, मेरे पास हज़ारों बुक पढ़े हैं, देखना हो तो बताना ज़रूर। पढ़े हैं सिर्फ, पढ़े नहीं उनको, पढ़े हैं सिर्फ। ठीक है, आ जाओ अब टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा इथिकल हैकिंग एक फुल फ्लेश प्रोसेस की तरह होती है। जैसे हमें केक बनाना हो तो हमें पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है, आटा मैदा
पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है, अंडा बिंडा डालना पड़ता है उसमें, और उसे पता नहीं कुछ मैरिनेट वगैरह होते यार, उनके अलग अलग भाषा होते हैं, कुकिंग वुकिंग नहीं आती मेरे को भी ढंग से। लेकिन ये प्रोसेस होती है, केक बनाने के लिए पूरी प्रोसेस होती है, वैसे इथिकल हैकिंग में भी ना प्रोसेस होती है। शुरुआत होती है रिकॉनेसेंस से, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम गैदरिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी कहते हैं। अगर याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में ना एक शब्द प्रोनाउंस करा था, मैं दिखाऊँ वो शब्द, ब्लैक स्क्रीन पे दिखाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। ओके, ब्लैक स्क्रीन पे दिखता अच्छा है। हाँ, फ्यूचर दिखता, फ्यूचर नहीं दिखता, मतलब ब्लैक दिखता है, अच्छा दिखता है। तो रिकॉनेसेंस, स्पेलिंग, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है वो, विच इज़ नॉर्मल, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। रिकॉनेसेंस प्लस फुट प्रिंटिंग इज इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन गैदरिंग। हाँ, समझे, समझे दया क्या है इसमें। रिकॉनेसेंस हो या फुट प्रिंटिंग हो, दोनों का मतलब एक ही है, इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है, इंफॉर्मेशन निकालना। लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, पता नहीं, मतलब एक ही है, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्यों दो दो अलग अलग शब्द दिए हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है कि इंफॉर्मेशन निकालना। किसकी? सिस्टम की या तो यूज़र की, ठीक है। तो मान लो अगर मुझे किसी सिस्टम को हैक करना है तो उसके लिए मुझे पहले उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। ये सिस्टम क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, क्या सर्विसेज इसमें चलती है, कौन सा पोर्ट नंबर वल्नरेबल है, कौन सा प्रोटोकॉल वल्नरेबल है, क्या इसके ऊपर एक्सप्लॉइट है क्या कोई अवेलेबल, और क्या चीज़ें वल्नरेबल हो सकती है स्कैनिंग टूल से वगैरह वगैरह, हर एक चीज़ है, कौन सा स्क्रिप्ट चलाने से मेरा काम हो जाएगा, सारी चीज़ें मुझे, स्कैन, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मुझे सिर्फ पता लगाना होगा कि सिस्टम के ऊपर क्या क्या चीज़ें चल रही है, क्या चीज़ें चल रही है। एक सिस्टम है, उस पर विंडोज़ 10 चल रहा है, और एक माइक्रोसॉफ्ट क्रोम ब्राउज़र चल, माइक्रोसॉफ्ट क्रोम थोड़ी होता है, क्रोम ब्राउज़र चल रहा है प्राइवेट टैब के साथ, जिसमें लेक्चर्स चालू है, जिसमें लेक्चर्स चालू है, ज़बरदस्त वाला। एंड देन इतनी इन्फॉर्मेशन निकल गई, नाम है पृथ्वी बारा पात्रे, सिस्टम का नाम है विंडोज़ 10, लेक्चर्स चल रहे हैं, बस काफ़ी है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन निकालने के बाद हम सिस्टम को स्कैन करते हैं, ताकि और भी गहरी इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। सिस्टम को स्कैन करते हैं ताकि और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी, कि उसके अंदर और क्या क्या चल रहा है, कौन सी सर्विस चल रही है, क्या क्या पोर्ट्स नंबर पर क्या क्या प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़। पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल, सर्विसेज, ये नेटवर्किंग के अंदर सीख जाएंगे, डोंट वरी। अगर वो चल रहा है तो क्या चीज़ें वल्नरेबल है, वो सारी चीज़ें स्कैनिंग के टाइम पे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले इन्फॉर्मेशन निकाली, कितने लोग हैं, क्या है, क्या नाम है, फिर सिस्टम को स्कैन करा, सिस्टम को स्कैन करने के बाद पता चला कि एक चीज़ इसके अंदर वल्नरेबल है। अब उस वल्नरेबल का फ़ायदा उठा के मैं सिस्टम के अंदर घुस गया। अब सिस्टम के अंदर आ जाने के बाद, अब मैं सिस्टम के अंदर आ जाने के बाद इसके अंदर इंफॉर्मेशन कह रहा हूँ, इसके अंदर अब एक मलेशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूंगा कोने काने में, एक मलेशियस सॉफ्टवेयर एकदम कोने में इंस्टॉल कर दूंगा, एकदम कोने में, ताकि फ्यूचर में चलकर अगर मेरा कनेक्शन हट भी जाता है तो मैं, मेरा एक छोटा सा रास्ता हो, एक घर के पीछे एक होता ना छोटा सा दरवाज़ा जहाँ से आना जाना कर सके, तो वो रास्ता हो। और जिस रास्ते को ना टेक्निकल टर्म में बैकडोर बुलाया जाता है, एक पीछे का रास्ता, पीछे का रास्ता, जहाँ से मैं आना जाना कर सकूँ बिना किसी को पता चले। इसे कहते हैं मेंटेनिंग एक्सेस, कि एक्सेस जो भी सिस्टम हैक कर लिया है उसके अंदर अपना एक्सेस बनाए रखो, अपना दबदबा बनाए रखो, सिंपली कहो तो दबदबा बनाए रखो, ताकि आगे चल के वो हट ना जाए, कभी भी ज़रूरत पड़े तो सिस्टम के अंदर आ जा सके विद द यूजिंग दिस बैकडोर। ये अकेला तुम्हारी मदद करेगा, ये बीच में नहीं छोड़ता, ये तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, डोंट वरी, ये पक्का वादा करेगा। लेकिन
अगर कोई एंटीवायरस जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो अगर इसको डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ भाई सिस्टम के अंदर ना एक कोने में कोई तो वल्नरेबिलिटी है, कोई तो मलेशियस सॉफ्टवेयर है, तो वो उसको डिलीट कर देगा। तो बिल्कुल, एंटीवायरस अगर तगड़ा नहीं रहा, एंटीवायरस अगर कमज़ोर रहा तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर रहा तो वो सिस्टम की बैंड बजा सकता है, मतलब उसकी मदद कर सकता है। देन एक्सेस मिल गया, एक्सेस को मैंने मेंटेन करा, मैंने बैकडोर सेटअप करा, मैंने मेंटेन करा। अब जो मैंने किए वहाँ पे हरकतें करी है सिस्टम के अंदर आने के बाद, मैंने उसके इमेजेस देखे, मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े, मैंने वीडियोस फाइल्स देखे, मैंने एक्सेल फाइल्स देखे, जो भी एक्सेल होती है फाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट्स पढ़े। यस, मैंने हिस्ट्रीज चेक करी कि इससे पहले कोई पेमेंट वगैरह हुआ था क्या, इससे पहले कोई ब्राउज़र पे सर्च करा था क्या, कोई अमेज़ॉन, कोई परचेज़, कुछ भी चीज़ है जो मैंने सर्च करा था, हर एक चीज़ जो भी मैंने उसके सिस्टम के ऊपर करी थी, मुझे सब कुछ को हटाना होगा। यूँ कहूँ तो मुझे उसको इरेज़ करना होगा, ताकि ताकि चोरी करने के बाद पता ना चले कि चोरी हुई है करके। हाँ, घरों में ऐसा नहीं होता। घरों के अंदर चोर लोग तो मस्त कपड़े यहाँ वहाँ फेंक देते, वो अलमारी खोल के चले जाते, खाना हो तो खाना खा के चले जाते, पैर वैर पोंछ के नहा धो के चले जाते। घरों पे ऐसा नहीं होता। घरों पे पता चली जाता है, एट द घरों पे पता चली जाता है कि हाँ वहाँ पे चोरी हुई थी करके। लेकिन सिस्टम पे पता लगाना मुश्किल है। सिस्टम पे हम खुद के ट्रैक्स को छुपा सकते हैं, हम जो भी हरकतें करे हैं उन्हें छुपा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में नहीं, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में हाँ हम कर सकते हैं, ताकि खुद को बचा रखे सकें, बच खुद को सेफ रख सकें। किससे सेफ रखना है भाई? एक बार हैक कर लिया तो किसको सेफ रखना है? एफबीआई ऑफिसर से। मान लो मैं किसी बुरी हैकर मैं बुरा हूँ, मान लो मैं बुरा हूँ, मैंने किसी का सिस्टम हैक कर लिया, उसके इन्फॉर्मेशंस निकाल लिए, अपने पास डाउनलोड कर लिया। अब मैं उस सारी चीज़ को क्लियर करता हूँ, ताकि अगर उसको पता चल भी जाए तो वो मुझ तक ना पहुँचे कभी। तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, उसको कभी पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं सारी चीज़ को क्लियर कर दूंगा। और जब वो रात को सोएगा 12 बजे, तब मैं सिस्टम को फिर से ज्वाइन करके उसमें और छेड़छाड़ करूंगा। और बस, अगर ये सब कुछ करने में मैं सक्सेस हो जाता हूँ, अगर ये सब कुछ मैं करता हूँ और मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ 110% कि भाई एक वल्नरेबिलिटी के चलते मैंने तुम्हारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ करा, अब मैं उसकी रिपोर्ट करूँगा कि दोस्त देखो कैसा है कि मैंने एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया, जिसके कारण मैं तुम्हारे सिस्टम के अंदर घुस गया। अब मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि तुम इसे फिक्स कर दो। बस ये रिपोर्ट मैं उन्हें भेज दूंगा कि इसे फिक्स कर दो, कैसे फिक्स करना है, क्या करना है, वो बता दूंगा। ताकि दो फायदे हो गए इसके, दो फायदे हो गए। पहली चीज़ कि रिपोर्ट करने के बाद अगर वो सब कुछ सही रहा, जेन्युइन रहा, कोई फेक नहीं रहा, तो मुझे उसके पैसे मिलेंगे, जिसे हम बाउंटी कहते हैं। हैकिंग की दुनिया में बाउंटी यानी पैसे होते हैं, ठीक है। और बग्स ढूंढना हमारा काम है, बग्स ढूंढो, पैसे कमाओ, बग्स ढूंढो, पैसे कमाओ, जिसे हम कहते हैं बग बाउंटी। ठीक है, ये भी तुमने सीख लिया लगे हाथ। हाँ, अब काफ़ी कुछ देख लिया। अब क्या क्या सवाल है? स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, कंफर्म करना दोस्तों, क्या स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? एक हो रहा है, 5G फुल आ रहा है। हो सकता है दोस्त, कभी कभी मैंने सुना था ऐसा होता है करके, तो आप अकाउंट स्विच करके देखो, या अपना जो गूगल मीट है ना, उसको अपडेट कर लो। अगर ये अपडेटेड ना हो तो उसको अपडेट कर लो। दो चीज़ है, अपडेट कर लो और अकाउंट चेंज कर लो, हेल्प हो जाएगी आपको इसके उसमें। ठीक है, स्क्रीन सही है शुरू से, अरे थैंक यू प्रियांशु। ओके, अब इतना सब कुछ कर लिया तो ये प्रोसेस है कि भाई शुरू करते हैं ऐसे, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, स्कैनिंग करते हैं, एक्सेस लेते हैं, मेंटेन रखते हैं, खुद के हरकतों को छुपा देते हैं ताकि पता ना चले, और रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वाला पार्ट अगर तुम रिपोर्ट नहीं करोगे तो डेफिनेटली, यहाँ तक जिन्होंने यहाँ तक के देखा, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे वाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर दोनों का काम था, ठीक है। हाँ, ग्रे हैट हैकर भी आते हैं इसमें। और नीचे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाइट हैट हैकर का काम है, क्योंकि ब्लैक हैट हैकर थोड़ी रिपोर्ट करेगा, वो तो बस फ़ायदा उठाएगा, सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो रिपोर्ट करता है तो फिर वो ब्लैक हैट हैकर नहीं है यार, फिर वो ब्लैक हैकर नहीं है, फिर वो वाइट हैट हैकर है कि हाँ भाई
इसने कुछ बर्बाद तो नहीं करा सिस्टम को, लेकिन इसने हमारी मदद ज़रूर करी है, तो वो वाइट अटैकर है। ठीक है, अभी मैं इसको ग्रे अटैकर करता हूँ अभी के लिए। काम सेम ही है, इंफॉर्मेशन निकालो, स्कैन करो, एक्सेस लो, मेंटेन करो, कवर्ड को ट्रैक मतलब छुपा दो और रिपोर्ट करो, यही काम है हर बार। अब इसके लिए हमें कुछ टूल्स लगते हैं, जैसे एनमैप, जिससे हम नेटवर्क को स्कैन कर सकें, वाईफाई को स्कैन कर सकें, वाईफाई को मतलब सिस्टम को स्कैन कर सकें, कौन कौन से होस्ट क्या क्या सर्विसेज चला रहा है, जिस पे से हम आराम से वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकते हैं। फिर मेटास्प्लॉइट, ये एक पूरा का पूरा टूल किट की तरह होता है। टूल किट, हाँ, हमारे घर पे होता है ना एक पाना पेंचिस का डब्बा, पाना पेंचिस का डब्बा, जिसमें हर एक टाइप का पाना पेंचिस है, जिसको जो नंबर लगे बता दो। होता है ऐसा घर पे, हर घर पे होता है, हर एक घर पे होता है। मैं मानूंगा ही नहीं तुम्हारे घर पे ना हो करके, हो सकता है तुमसे छुपा के रखा हो करके घर वालों ने, लेकिन होता तो है भाई हर घर में। अब वही कुछ मेटास्प्लॉइट भी है। जब भी मुझे कोई मालवेयर बनाना हो, पेलोड बनाना हो, एक्सप्लॉइट ढूंढना हो या स्क्रिप्ट चेक करनी हो, तो मैं इस मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करूंगा, जिससे मुझे टेस्ट करने में आसान हो जाएगा। क्योंकि इस पे पता है क्या, हज़ारों, हज़ारों मतलब 2000 से ज़्यादा पेलोड्स हैं एक्चुअल में, बन बनाए पेलोड, जस्ट लाइक टेम्पलेट की तरह। टेम्पलेट पता है ना क्या होता है, जो सिलेक्ट करा वो अपने काम का, कि मुझे ये पसंद आया इसको सिलेक्ट करो, मुझे वो पसंद आया इसको सिलेक्ट करो। नहीं नहीं नहीं, मैं टिंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ, कि मुझे ये टेम्पलेट अच्छा लगा, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। वैसे ही मेटास्प्लॉइट के अंदर भी होता है। ठीक है, अब इसके अंदर पेलोड्स कितने हैं, एक्सप्लॉइट्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम उसी में देखेंगे। लेकिन ये टूल है जो हैकर्स का फेवरेट है, अभी भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। वायर शार्क, याद होगा मैंने एक टॉपिक बताया था, MITM, मैन इन द मिडल अटैक, जिसमें दो लोगों के बीच की बातें एक हैकर सुनता है। किससे सुनता है, वो सुनता है इसी टूल की मदद से, जिसका नाम है वायर शार्क। हाँ, इससे दोनों काम हो सकते हैं, आप अच्छा काम भी कर सकते हो, आप बुरा काम भी कर सकते हो। अच्छा काम वो कि आप देखो कि क्या डेटा लीक हो रहा है, कौन सा डेटा कैसे जा रहा है, और अगर कुछ डेटा अच्छा नहीं हो रहा है तो आप उसको फिक्स कर सकते हो। और बुरा काम मतलब कि आप उनके डेटा को पढ़ो, पढ़ो और उसका फ़ायदा उठाओ। जैसे कोई पासवर्ड भेज रहा है तो पासवर्ड देखो और खुद में लॉगिन करके देखो, ऐसा कुछ। ये हम वायरशर से कर सकते हैं। पैकेट एनालाइज करना, ताकि अगर कोई मलेशियस एक्टर आने की कोशिश करता है तो हमें पता चल जाए कि उसकी आईपी एड्रेस क्या है। अब आईपी एड्रेस क्या होता है, ये सवाल आया होगा, तो आईपी एड्रेस को जल्दी हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मॉडल नंबर 2 का, कि क्या होता है आईपी एड्रेस। ठीक है, लेकिन यूँ कहूँ तो ये एक तुम्हारे पहचानने के लिए, इंटरनेट की दुनिया में तुम्हारा भी कहीं ना कोई एड्रेस होगा। ओरिजिनल घर, मान लो भी घर के बाहर जाओगे सिस्टम से उठ के, तो तुम्हारे घर कहीं ना कहीं तो होगा ना घर। जैसे मैं नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मेरा घर कहीं ना कहीं तो है एग्जैक्टली मुझे पता है कहाँ पे है करके, मुझे तो पता है कहाँ पे है करके। अब तुम भी कहीं ना कहीं रहते होगे अच्छी जगह पे, अब वो लोकेशन क्या है तुम्हें पता है, डेफिनेटली तुम्हें पता है। तो अब हाँ, आईपी एड्रेस पढ़ा रहा था, मैं भूल गया, मैं वहाँ पे टॉपिक देखने गया था। तो अब इंटरनेट की दुनिया में तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम्हारे तक डेटा पहुंचाने के लिए मुझे तुम्हारी आईपी एड्रेस चाहिए होगी। तो पता है क्या, अगर तुम्हें खुद की आईपी एड्रेस चेक करना हो ना, यस, आइडेंटिटी वगैरह पहचानने के लिए, तो एक वेबसाइट के ऊपर चलो, अपने ब्राउज़र या मोबाइल पे जाओ, लिखो व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, और एंटर कर दो। तुम्हें ना यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि तुम्हारी आईपी एड्रेस क्या है करके। ये रहा तुम्हारा आईपी एड्रेस। ठीक है, और अगर थोड़ा नीचे जाओगे तो तुम देख पाओगे कि यहाँ पे बताया जाएगा कि तुम कौन से सिटी से हो और कौन सा रीजन है। कौन सा रीजन, हम सभी इंडिया से है तो कंट्री तो इंडिया ही दिखाएगा, कोई इंडिया के बाहर से हो तो बताना ज़रूर, लेकिन हम सभी तो इंडिया से ही है। ठीक है, और मुझे इंटरनेट कौन प्रोवाइड कर रहा है, तुम अगर जियो की सिम इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे जियो देखने को मिलेगा, एयरटेल करते हो तो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया तो वोडाफोन आइडिया। मैं राउटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो मुझे राउटर का आईएसपी दिखा रहा है कि ये मेरा राउटर का आईएसपी है जो मुझे इंटरनेट प्रोवाइड करता है, इनटेक ऑनलाइन प्राइवेट सॉल्यूशन समथिंग कुछ। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस है जहाँ पे मुझे डेटा आता है, यही है वो चीज़ जिससे मैं इंटरनेट की दुनिया में बातचीत कर पाता हूँ। ठीक है,
यही वो मेन चीज़ है, वही ये वही आईपी एड्रेस है जिससे मैं आपसे कनेक्ट हो पाता हूँ। और मैंने इसको ओपन क्यों करा था बाय द वे, क्या काम है इस चीज़ का? ओके हाँ, मैं तुम्हें क्या दिखाने वाला था, इसमें एक चीज़ दिखाने वाला था, क्या दिखाने वाला था लेकिन वो मैं भूल गया, हर बार की तरह। हाँ जी, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। मेरी बस एक आदत है कि मैं थोड़ा जल्दी भूल जाता हूँ चीज़ों को, तो डेफिनेटली अगर तुम मैं याद हो तो बताना जरूर। इसे मैंने ओपन क्यों करा था मुझे पता नहीं, कोई तो चीज़ थी जो तुम्हें दिखानी थी। हाँ, डीडोस अटैक दिखाना था, यस। खैर छोड़ो, अभी उसका काम नहीं, बाद में देखेंगे उसको। अब इसका काम नहीं। नेक्स्ट चीज़ जो है जॉन द रिपर टूल, पासवर्ड क्रैकिंग टूल। भाई नहीं नहीं नहीं, बब सूट अलग था नेक्स्ट, ठीक है ठीक है, बब सूट। अब ये बब सूट, ये भी मैन इन द मिडल अटैक करने के काम आता है। हाँ, वायर शार्क और बब सूट दोनों मैन इन द मिडल अटैक करने के काम आते हैं, इनका और भी अलग अलग काम है। बब सूट से तुम हर एक वो चीज़ कर सकते हो जो वेबसाइट पे सिक्योरिटी टेस्टिंग के टाइम काम आती है, जैसे स्कैन करना, जैसे उसके ऊपर मैनुअल टेस्टिंग करना, डिकोड करना, इनकोड करना, कंपेयर करना रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स को, ये सारी चीज़ें ना इस टूल से हो जाता है। वो टूल कुछ ऐसा दिखता है, बबसूट। ओके, मेरे पास है बबसूट, डेफिनेटली मैं तुमको दिखा देता हूँ वो दिखता है कैसा। और एक काम करता हूँ, मेरे पास सारे टूल्स हैं, मैं इसको छोटा सा ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ को मैं थोड़ा सा ख़त्म कर देता हूँ तो मैं सारे टूल्स दिखाता हूँ, ठीक है। एक एक करके सर, हर एक टूल से मेरे पास, हर एक टूल से तो दिखा देता हूँ कि दिखते कैसे एक्चुअली, तो आइडिया लग जाएगा कि हम इनको इस्तेमाल करने वाले हैं, तो कितना मज़ा आएगा। और इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि ये बीच बीच में अटकता है, मेरे सिस्टम को अटकाता ही है। और मैं इस्तेमाल करूँगा पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का, तुम सभी को मैं काली इंस्टॉल करवाने लगाऊंगा। ठीक है, काली इंस्टॉल करेंगे, मैं पैरेट का इस्तेमाल करूँगा। दो रीज़न है इसके पीछे, पैरेट मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मुझे पैरेट अच्छा लगता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली। और मैं तुम्हें काली इंस्टॉल करवाऊंगा क्योंकि काली बिगनर फ्रेंडली है, काली बिगिनर फ्रेंडली है, मतलब आप सभी लोग उससे फैमिलियर हो जाओ, ऐसा लगेगा कि अपने दोस्त है करके। अब डेफिनेटली पैराडोस ओपन होने के बाद सबसे पहला जो टूल है वो होगा एन मैप। एन मैप, दो टूल्स है अपने पास, एक कुछ ऐसा दिखता है, तो दूसरा कुछ ऐसा, इसको मारो। अच्छा, ये अभी भी है क्या? एल एस, एल एस एग्जिट मारो ब्रो, हटाओ इसको। ओके, ये एन मैप है, ये एन मैप का टूल है। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा एन मैप, और ये एन मैप का टूल है जिससे मैं स्कैन कर सकूंगा। एक छोटा सा डेमो दिखाओ तो मैं स्कैन करके दिखा देता हूँ, एक छोटा सा स्कैन करके दिखाता हूँ। एन मैप टेस्ट पी एच पी डॉट ड्रॉप की वेबसाइट को, नहीं ड्रॉप को स्कैन नहीं करता अभी, ड्रॉप को स्कैन करने में टाइम लगेगा, तो मैं कोई दूसरी से वेबसाइट स्कैन करता हूँ। तो देखो, इसने स्कैनिंग की शुरुआत कर दी, स्कैनिंग शुरुआत कर दी। और ये एक और एन मैप है, ठीक है। तो अपने पास एन मैप के ना दो टाइप्स है भाई, एक है कमांड लाइन इंटरफेस और एक है जीयूआई। मतलब वो जिनको सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है वो सॉफ्टवेयर के पीछे जा सकते हैं, जिनको लिनक्स के अंदर करना है वो लिनक्स के अंदर आ सकते हैं, कमांड लाइन्स के अंदर। ठीक है, तो कमांड लाइन जो मैं लिनक्स के अंदर ओपन करा है ये वो वाली चीज़ें हैं। और डेफिनेटली ये सॉफ्टवेयर है एनमैप का, इसमें भी हम कोई वेबसाइट का नाम डालें और उसको स्कैन करें तो वो स्कैन हो भी जाएगा। मैं इसको क्विक स्कैन करता हूँ अभी के लिए, टेस्ट पी एच पी डॉट वन नंबर, ओके, एक टाइप नहीं करेगा एंड स्कैन। ये स्कैन होगा और ये भी स्कैन होगा, दोनों चीज़ें अपने अपने हिसाब से स्कैन होंगे, और ये टाइम लेगा थोड़ा सा। यहाँ पे तुम्हें अगर दिखाओ तो टाइम लेगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 28 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स के आसपास। देखो, इसने स्कैन कर लिया और हमें पता चला कि इसके ऊपर एक वेबसाइट है, ये टेस्ट पी एच पी एक वेबसाइट है, और इसको भी हम जानेंगे। ये बस मैं छोटा सा स्कैन करके दिखाया कि ऐसा हम करेंगे भाई, ठीक है। और डेफिनेटली उसने भी स्कैन करा, हमें पता चला कि एक पोर्ट नंबर है, सिर्फ एक ही पोर्ट नंबर है, वेबसाइट है, एच टी टी पी मतलब वेबसाइट है। और सॉफ्टवेयर के अंदर आके देखेंगे तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम वही देख पा रहे हैं कि बस एक ही पोर्ट नंबर है जो वेबसाइट है। और सच में क्या ये वेबसाइट है क्या, मुझे भी चेक करना होगा, क्या ये सच में वेबसाइट है क्या, इससे हमें कंफर्म पता चल जाएगा। तो आते हैं, खुल गया, और हाँ भाई ये वेबसाइट ही है।
ये सिर्फ वेबसाइट ही है और कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट है खाली पीली सी। बढ़िया है बढ़िया है। वाई यू यूजिंग पैरट, ऐसे ही, ऐसे ही अच्छा लगता है। काली काली है, हो गया बहुत। अरे वो बस देखने में अच्छा है, एट द एंड क्या करना है, एक बार तुम्हें लिनक्स चलाना आ गया तो कोई भी लिनक्स चलाओ तुम्हारा काम चल ही जाएगा। ठीक है, बस कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होगे, एक बार तुम सीख गए कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है, तो हर बार तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी काली की। मजाक नहीं, तुम उबंटू से भी हैक कर सकते हो, लिनक्स मिंट से भी हैक कर सकते हो, पैराटोस से भी हैक कर सकते हो, और काली से भी। बस काली में ये फ़ायदा है कि सारी चीज़ें पहले से इंस्टॉल्ड होके आती है, सॉफ्टवेयर्स हर एक चीज़ें इंस्टॉल्ड होके आती है, तो ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन बाकी के सॉफ्टवेयर्स या बाकी के लिनक्स में तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। तो बस मुझे पता है कैसे करना है, तो इसलिए मैं पैरट का इस्तेमाल करता हूँ। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है और इसमें एरर्स भी बहुत कम आते हैं, एज़ कम्पेयर टू काली लिनक्स इसमें एरर्स बहुत कम आते हैं। बस डेफिनेटली अगर आपको काली पसंद है अच्छी बात है, क्योंकि हर हर व्यक्ति के अपनी अपनी पसंद होती है। बिल्कुल आप काली का इस्तेमाल करो क्योंकि बढ़िया है, वो भी बहुत बढ़िया है। मेरे पास है लेकिन मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, जब मुझे आपको सिखाना हो तब मैं इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन पर्सनली जब मैं टेस्ट करता हूँ या ट्रैक में इस्तेमाल करता हूँ तब मैं ये पैरट इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, ये मेन द रीज़न। काली है भाई अपने पास पड़ा हुआ, ये है काली पड़ा हुआ, इसका भी इस्तेमाल होगा जल्द। लेकिन ये पहला टूल था। दूसरा टूल है मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट को दिखाने के लिए मुझे इसको रन करना होगा, मेटास्प्लॉइट कंसोल। अब ये चलेगा और ये अपनी कलाकृति दिखाएगा तुम्हें अभी कुछ सेकंड्स में। स्टार्टिंग मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, इफ़ यू आर एबल टू सी, तुम देखो यहाँ पे मेटास्प्लॉइट लिखा है, और यहाँ पे मेटास्प्लॉइट लिखने के बाद ये इनका बैनर है, और ये क्या बनाया इन्होंने, ओके ये कोई सील है जस्ट लाइक, क्या कहेंगे इसे पता नहीं। इट लुक्स लाइक यू आर ट्राइंग टू रन अ मॉड्यूल, ओके जो भी है। अब जो भी है इसमें जो पढ़ाना है वो है, इसके अंदर 200, अच्छा 200 एक्सप्लॉइट है, ओके 2000 से ज़्यादा एक्सप्लॉइट है, 1200 से ज़्यादा ऑक्सिलरीज हैं, 1600 मतलब 1500 1600 से ज़्यादा पेलोड्स हैं, और इनकोडर्स है, नोप्स है, पोस्ट है, एंड इवेशन टेक्निक्स है। हाँ इवेशन टेक्निक्स मतलब बाईपास करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें आती है, पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, हम चाहे तो इससे कुछ क्रिएट कर सकते हैं पेलोड वगैरह। लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। मैं तुम्हें कुछ नया बैनर दिखाता हूँ इसका, इसका मैं कुछ अच्छा सा बैनर दिखाता हूँ तुम्हें, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ये यहाँ MSF लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं टच पर थोड़ा सा फ्लेक्स मारने के लिए उन्होंने ऐसा लिखा है, एक्चुअल में काम उनका वही है छोटू सा। ये देखो, बैनर कमांड लिखने से इसके बैनर्स चेंज होते हैं, लेकिन एक अच्छा सा बैनर ये दिखा नहीं रहा है, बड़ा बेकार से बैनर दिखा रहे लोग। चलो, है नहीं इनकी पे, इनके अच्छे बैनर्स है नहीं। जो भी हो, ये मेटास्प्लॉइट है जो इसका इस्तेमाल हम करने वाला है। देन उसके बाद हम सीखेंगे वायर शार्क। ये रहा वायर शार्क, इसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ, लगे हाथ। तो जूम इन करो फुल स्पीड में। ये वायर शार्क है, ये वायर शार्क जिससे हम नेटवर्क को एनालाइज करते हैं। एक छोटा सा डेमो करके दिखाता हूँ। इसको मैं चालू करता हूँ और तुम देखोगे कि ये मेरे सिस्टम को स्कैन स्कैन नहीं, ये मेरे सिस्टम पे डेटा आना जाना हो रहा है। ये मेरे सिस्टम पे डेटा आना जाना हो रहा है, कौन सा डेटा जा रहा है, क्या डेटा आ रहा है, वो सब कुछ मैं देख पाऊंगा। और और अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है भी उतना ही। देखो अपडेट आ गया, लेकिन मैं इसको लेक्चर के बाद में करूँगा अपडेट। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है ना दोस्तों, इसको बंद करो सबसे पहले। मैंने कहा था कि इंटरनेट की दुनिया में अगर मुझे कुछ बातचीत करनी हो तो मुझे IP एड्रेस चाहिए होगा। तो मैं गूगल मीट पे गूगल मीट पे हूँ। तो आप सभी को पता है गूगल की खुद की एक IP एड्रेस होगी, होना होनी चाहिए ना, अगर होगी तभी तो मैं बात कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं उसकी IP एड्रेस ढूंढ लूँ, ये रहे उसकी IP एड्रेस, ये रहे उसकी IP एड्रेस, तो मैं करता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पे करता हूँ इसे सर्च। ठीक है, IP एडर इज इक्वल टू। अब इस सेम चीज़ को मैं अपने विंडोज़ पे भी करता हूँ, पिंग मीट डॉट google.com। अब मुझे एक IP एड्रेस देगा, सेम IP एड्रेस, कुछ रॉकेट साइंस इसमें
नहीं है। अब ये जो आईपी एड्रेस देगा ना, मुझे गूगल मीट का देगा जिससे मेरी बातचीत हो रही है। और अगर तुम्हें थोड़ा सा नोटिस करा होगा तो ये आईपी एड्रेस और ये आईपी एड्रेस सेम सेम है। आ गया वो। नहीं, ये वाला अलग है थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा सा अलग है, ये वाला थोड़ा सा अलग है, यूडीपी वाला। लेकिन लेकिन अगर बातचीत हो रही है तो आईपी एड्रेस हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है। वाया शार्क से हम बातचीत कर सकते हैं, कोई वेबसाइट जो भी, अगर मान लो मैं कोई वेबसाइट विजिट करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कंटिन्यू विदाउट सेविंग, अगर मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ टेस्ट php.vulnerable वाली वेबसाइट, अब वायर शार्क क्या करेगा, उसको कैप्चर कर लेगा। अब इसको कैप्चर कर लेगा, इसको मैं बंद करता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। अब क्या करा मैंने सर, अब मैंने क्या करा दिखाता हूँ। जब मैंने कहा था कि हम लोगों की बातचीत पढ़ सकते हैं, तो मैं इस ब्राउज़र पे गया, ये बात सिर्फ आपको और मुझे पता है और किसी को नहीं पता। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर इसने ना वो चीज़ को पकड़ लिया, इसने वो चीज़ को पकड़ लिया और वेबसाइट का नाम भी ये बताएगा कि कौन सी वेबसाइट पे गया था करके। थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, तो ये देखो, ये रही वो वेबसाइट, ये रही वो वेबसाइट। इस वेबसाइट के अंदर ही हूँ मैं, और अगर मैं तुम्हें कंफर्म करके दिखाऊँ तो ये वही वेबसाइट है, टेस्ट php.vulnerable वाली वेबसाइट। इसके सामने मैं पेस्ट करता हूँ, सेम चीज़ है, देखो सेम 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 सेम, विदाउट एनी डिफरेंट। ठीक है। तो हम पता कर सकते हैं, अगर मैं कुछ लॉगिन वगैरह करता तो मैं वो भी दिखा पाता। लॉगिन करके दिखाओ, अरे कर देता हूँ ना, करके दिखाई देता हूँ। अगर इसको ओपन कर ही दिया तो लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ, या फिर बाद में कभी इसको करेंगे, अभी नहीं करता क्योंकि फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेक्चर सिंपल ना होके कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैं इसको अभी करके दिखाया तो। लेकिन इसको देखने वाले हैं अपन। ठीक है, तो उसको डेफिनेटली मुझे क्वाइट करना होगा। एंड देन बात क्या है आपकी, 8 GB रैम में क्या ये चल सकता है मेरे पास, सिर्फ काली है वर्चुअल, हाँ हो जाएगा। आप 2 GB रैम पे चलाना, 2 GB काली को दो, बाकी विंडोज़ को दो। एम सर इस पे करता है, सर इसमें करता है सर, हाँ उसमें भी होता है, वायर शार्क में। देन बबसूट एंड जॉन द रिपर, तो बबसूट को भी ऑन करके दिखा देता हूँ लगे हाथ। वो डेस्कटॉप, एंड डेस्कटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर बबसूट प्रो। बबसूट को सेटअप करना होगा अपने को, बबसूट को सेटअप करना होगा। पेनड्राइव के अंदर सब कुछ दिया है, पेनड्राइव के अंदर बोला गया है, वीडियोस दी गई है और सॉफ्टवेयर दिया गया है कि कैसे उसको रन करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। तो वो जब आप बबसूट पढ़ेंगे उससे पहले मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे तुम्हें करना है, रिकॉर्डिंग्स वगैरह तुम्हें मिल उसमें ही देखने को मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर वगैरह। लेकिन मैं सॉफ्टवेयर नहीं दे पाऊंगा, वो पेनड्राइव के अंदर ही होगा सर। ठीक है। तो ये बबसूट का प्रोफेशनल एडिशन है, प्रोफेशनल एडिशन है जो पेड होता है, पैसे वाला। अब ये होता है बबसूट। अगर मैं इसके अंदर आ गया, इसका ही ब्राउज़र ओपन करता हूँ अभी के लिए, इसका ही ब्राउज़र चलाता हूँ अभी के लिए, बढ़िया हो जाए। ठीक है, अगर मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एक कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट है, हाँ जी भाई वेबसाइट, स्लैश लॉगिन डॉट पी एच पी, मैं लॉगिन करता हूँ। हमें लॉगिन करना अच्छा लगता है, डेफिनेटली अकाउंट है, लॉगिन करता हूँ मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। ठीक है। अब मैंने पासवर्ड डाला, मैंने पासवर्ड डाला, अब मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के लिए मुझे बबसूट को ऑन करना होगा। अब ये बबसूट ऑन हो गया, ऑन होने के बाद में इसको मैं लॉगिन करता हूँ। जैसे मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक करा, मेरा बॉक्सूट ना गोल्डन कलर का हो गया, पीला पीला सा हो गया। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तुम देखोगे कि जो भी मैंने भेजा था ना, वेबसाइट का नाम आ गया कि ये वेबसाइट का नाम है टेस्ट php.vulnerable वेबसाइट। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो है, यहाँ पे फोकस करो। हाँ जी भाई, कहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे फोकस करो। यहाँ पे तुम क्लियरली देख पा रहे हो मेरा यूज़र नेम आ गया और मेरा पासवर्ड भी देखने को मिल गया। क्या लिखा है, क्या लिखा है, दिस इज DCSC कोर्स, वेलकम ऑल। हाँ ये पासवर्ड है, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है अगर कोई वेबसाइट प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड भेज रही होगी, प्लेन टेक्स्ट जो वल्नरेबिलिटी होती है, अगर ऐसा भेज रही होगी तो डेफिनेटली हम उसको देख सकते हैं आराम से, इजीली।
अगर कोई प्लेन टेक्स्ट में नहीं भेजती तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर प्लेन टेक्स्ट में रहा तो हम इजीली देख सकते हैं। दिट इज़ व्हाट आई मीन। अब ये रहा वर्ब सूट, इसमें और भी चीज़ें हैं। इनटू द रिपीटर, कोलैबोरेटर, सीक्वेंसर, जब हम सीखेंगे तब इसको जानेंगे। अभी के लिए इतना डेमो काफ़ी है भाई, इतना डेमो फिलहाल के लिए काफ़ी है। ठीक है, पैरेट का भी काम हो गया। एक चीज़ बचती है, वो है अपना जॉन द रिपर। अब जॉन द रिपर टूल इंस्टॉल होता है पैरेट के अंदर, पैरेट कह रहा हूँ विंडोज़ के अंदर। जैसे तुम जॉन लिखते हो तो जॉन द रिपर टूल तुम्हारे सिस्टम के अंदर पहले से इंस्टॉल होता है, जो पासवर्ड क्रैक करने में तुम्हारी काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, अब जॉन डैश डैश हेल्प, यस हेल्प। अब मैं एक्चुअल में इसके पोर्ट को देखना चाहूँगा, जॉन पोर्ट को देखना चाहूँगा। ठीक है, एक सेकंड मुझे कमांड डालने दो जिससे मैं जॉन के पोर्ट को देख पाऊँ। हम्म। ओके, ओके ये खुल गया। तो अब ये देखो, इसमें तुम देख पा रहे हो चीज़ों को, क्या दिख रहा है, क्या दिख रही होगा, स्क्रीन दिख रही है मेरी लिनक्स की विजिबल है ये चीज़ जो मैंने दिखा रहा हूँ। पता नहीं इसका रेड कलर क्यों हो गया। अच्छा, रेड कलर इसलिए होगा क्योंकि ये मुझे सूडो में ओपन करना चाहिए था। डेफिनेटली मुझे इसको सूडो में ओपन करना चाहिए था। ये स्टिल रेड दिखा रहा है, विच इज़ आई डोंट नो व्हाट इज दिस। जो भी है, इतने पार्ट को कॉपी करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। ठीक है, अब जो मैंने कॉपी करा है इसको विजिबल तो है, बढ़िया। ऑनलाइन नोट्स, इनके पास एक नोट्स का फीचर भी है, लोगों के पास एक नोट्स का फीचर भी है, कमेंट्स वाला। हाँ ये देखो, अरे है नहीं क्या इनके पास, कोई बात। गेस्ट बुक नाम का फीचर है इनके पास। ठीक है, यहाँ पे हम डेटा डाल सकते हैं, तो अच्छा इनके गेस्ट बुक का फ़ायदा उठाते हैं। अब यहाँ पे तुम देख पा रहे हो क्लियरली चीज़ों को, ये पासवर्ड का हैश होता है। ठीक है, मैं हाईलाइट करता हूँ, मैं हाईलाइट करता हूँ अपने पार्ट को। यहाँ से यहाँ तक ये होता है पासवर्ड का हैश। ठीक है, और ये है अपना पासवर्ड। तो जॉन द रिपर टूल की मदद से हम पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, और मैं दिखाना चाहता था कि वो पासवर्ड कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो बस मैं उसको प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा पाया अभी, क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है, समय ख़त्म ही हो गया पूरा। तो बस अभी के लिए देखो कि जॉन में मैंने इतने सारे पासवर्ड क्रैक करे हैं, वो भी काफ़ी कम है, वो काफ़ी कम है देखा जाए तो। लेकिन लेकिन जो मेन चीज़ है कि जॉन द रिपर टूल से हम पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं इजीली। इजीली, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन अगर पासवर्ड बहुत ज़्यादा हार्ड रहा, जैसे @ एक्सक्लेमेशन और हैश वैल्यूज़, ये एक्सक्लेमेशन होता है और ये हैश होता है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन, हैश वैल्यूज़, साथ साथ में कभी स्टार होता है, कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है, या हाइफन होता है, डॉलर्स होते हैं। तो अगर ये सिंबल रहते हैं ना, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं, ये टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। जितना समय इन्हें ढूंढने में लगता है इजी वाले, उससे ज़्यादा समय इन्हें ढूंढने में लगता है, बहुत ज़्यादा समय। तो डिपेंड करता है, वैरी करता है चीज़ें। इसको मैं मैसेज को ऐड कर देता हूँ इनमें, तो अब ये मैसेज ऐड हो गया। अब अगली बार से बातें मेरी सुन पाएंगे। अगर मैं इसमें थोड़ी सी स्क्रिप्ट वगैरह चलाऊँ, जो तुम सीखने ही वाले हो स्क्रिप्ट्स क्या होती है डेफिनेटली। ठीक है, जावास्क्रिप्ट यूजर्स डेफिनेटली नो अबाउट दिस। जावास्क्रिप्ट चला था तुम में से कोई, पता ही होगा जावास्क्रिप्ट में ये कौन सा कमांड है करके, है ना। पता ही होगा कौन सा कमांड है करके जावास्क्रिप्ट वालों को। खैर खैर खैर, इतना काफ़ी है। जॉन दर किसका पासवर्ड निकालेगा, पीडीएफ का भी निकाल सकता, हर एक चीज़ का निकाल सकता है। जॉन, जॉन काली, काली वाला जॉन, काली वाला जॉन। ओहो, जॉन काली लिखने का एक मतलब है कि इसके अंदर बताया गया है टूल के बारे में, काली के मैनुअल्स के अंदर, कि ये टूल है, क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितने चीज़ों को वो तोड़ सकता है, सारी चीज़ें। पीडीएफ को भी क्रैक कर सकते हैं, हाँ। ठीक है,
हर एक चीज़ को एक क्रैक करता है, मैक्सिमम चीज़ों को क्रैक करता है ये। लेकिन तुम्हें उसके हैश में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले। ठीक है। बाकी काम करते हैं ना लीगल। हाँ थोड़ा बहुत बचा है, थोड़ा बहुत क्या है, ख़त्म ही हो गया लगभग। ख़त्म ही हो गया। ख़त्म ही हो गया। इसमें बचा क्या है, कुछ लीगल चीज़ें जो एक क्रिटिकल हैकर को पता होना चाहिए, जैसे कि NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कंपनीज और तुम्हारे बीच में होता है कि तुम उनके डेटास का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे और उनके डेटा को छुपा के रखोगे, किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। ऑथराइजेशन मतलब कि तुम जो भी हैक करोगे वो परमिशन के साथ करोगे और उतने ही इलाके में करोगे जितना इलाके उन्होंने तुम्हें परमिशन के लिए दिया है। अगर उन्होंने बोला है कि भाई हैक तो करना है, अटैक करना है, लेकिन डेटाबेस पे मत करना, तुम टेस्ट करो लेकिन डेटाबेस पे मत करना, तो हम डेटाबेस पे टेस्ट नहीं करेंगे। देन आता है कंप्लायंसेस, कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा फॉलो अप करें, जैसे CFA, कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट, कि किसी के साथ फ्रॉड ना करें, GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन राइट, कि किसी के भी डेटास को हम देख कर उनका गलत फ़ायदा ना उठाएं। अगर तुम्हें किसी का पासवर्ड मिल भी जाता है फिर भी तुम उनका पासवर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे, ये GDPR कहता है। USA के द्वारा बनाया गया लॉ है उनके लोगों के लिए। ठीक है, ग्लोबल है, मतलब पूरी दुनिया में ये लॉ लगा है। देन करियर अपॉर्चुनिटीज़ में इथिकल हैकर के लिए कितने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इथिकल हैकर्स एक पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकता है जो अटैक को सिमुलेट करता है, हूबहू नकल करता है अटैक की, हूबहू नकल करता है। ठीक है। सिक्योरिटी एनालिस्ट जो सिस्टम पे बैठकर पूरे सिस्टम नेटवर्क को मॉनिटर करता है कि कोई तो मलेशियस चीज़ें, जैसे सिक्योरिटी गार्ड की तरह, क्या कोई मलेशियस या खतरे वाली चीज़ है उससे महसूस होती है कि नहीं होती है। अगर होती है तो वो उसे तुरंत अलर्ट करके हटाने की पूरी कोशिश करेगा। वल्नरेबिलिटी असेसर जो सिस्टम्स को या सॉफ्टवेयर्स के अंदर वल्नरेबिलिटीज ढूंढने की कोशिश करता है, क्या इसके अंदर कोई बग है, क्या कोडिंग एरर्स है, क्या वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अगर कोई भी छोटी सी सिक्योरिटी उसको लगती है कि इसके अंदर है भाई कमी, तो वो उसको फिक्स करने की पूरी कोशिश करता है। और वैसे रेड टीम ऑपरेटर पेनिट्रेशन की तरह ही होता है। पेनिट्रेशन टेस्टर एक अकेला व्यक्ति होता है, अकेला व्यक्ति जो टेस्ट करता है सिस्टम को। लेकिन रेड टीम ऑपरेटर्स में पूरा ग्रुप होता है, पूरा ग्रुप होता है जो हु बहू अटैक को सिमुलेट करते हैं, जैसे कि एक अटैक होता है। जैसे कोई अटैक होता है ना, बड़ा लेवल पे अटैक होता है कि क्रिमिनल्स आ जाते हैं, ऐसे अटैक होते हैं भारी भयंकर कि डर लग जाए इंसान को। वैसा अटैक पूरा का पूरा हु बहू नकल करते हैं उस अटैक की, कि ऐसा लगे कि रियल में कुछ हो रहा है करके। लेकिन ये उनके ही लोग होते हैं, तो डेफिनेटली वो नहीं होता क्या, मूवीज़ में दिखाते हैं, मूवीज़ में दिखाते हैं कि हम खुद ही नकली चोरों को हायर करते हैं और उनको ऐसा बोलते हैं कि भाई ऐसी एक्टिंग करना कि लोगों को पता ही ना चले करके, ऐसी एक्टिंग करना। वो अपने डोले शोले दिखाते फिर कि लो भाई हमने तो एक्टिंग कर दी, अब हमें किडनैप करने को कहा गया है तो हम सच में किडनैप करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा हूबहू असली की तरह। लेकिन वो किडनैप नहीं करेंगे, वो बस कोशिश करेंगे कि अगर सच में किडनैप होता होगा तो कैसा होता होगा और क्या क्या नुकसान उसके हो गए, वो सब कुछ रेड टीम ऑपरेटर्स में देखा जाता है। देन कंसल्टेंट, इसका काम है बस एडवाइस और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, ताकि स्ट्रेटजीज या चीज़ें कैसी अच्छी और बेहतर बनाई जा सके। एंड द लास्ट चीज इज कंक्लूजन। तो इथिकल हैकिंग, आप सभी को लास्ट में पता चले गया होगा कि इथिकल हैकिंग अभी अभी यही है कि हैकिंग, अब तो समझ ही गया होगा कि अब हैकिंग सिर्फ दिखावा नहीं है, ये एक रियल और पूरा का पूरा लीगल प्रोफेशन है, जिसमें आप सिस्टम को टेस्ट करते हो, सिक्योर करते हो। तो आप डॉक्टर नहीं भी हो लेकिन बनना चाहते हो डिजिटल दुनिया के, तो बिल्कुल इथिकल हैकिंग तुम्हें आनी चाहिए, सीखना होगा, ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि तुम्हारे पेशेंट्स बहुत सारे हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास हज़ारों पेशेंट पड़े होते हैं एक ही बार में, सिस्टम्स पड़े होते हैं जिन्हें पेशेंट भी कहा जाता है। कोई वल्नरेबल होता है तो कोई नहीं होता, लेकिन पता या चेक करना अपना काम है। और बस आगे के मॉडल्स में हम लाइव हैकिंग्स करेंगे, टूल्स इस्तेमाल करेंगे और तुम्हारी स्किल्स को लेवल अप करेंगे। ठीक है। तो मिलता हूँ मैं तुम्हें किसी नए टॉपिक में, किसी नए चीज़ों के साथ। दिस इज़ योर कोच पृथ्वी बारापात्र। जय हिंद, हैप्पी हैकिंग, लव यू ऑल गाइस। और कुछ भी डाउट्स है क्या, वो चीज़ अगर बता दो हो तो, या फिर क्लियर है तो क्लियर लिखो, या फिर जय हिंद लिखो, दैट्स हाउ, दैट इज इनफ। अगर जय हिंद लिखते हो तो मैं समझ जाऊंगा क्लियर है करके सारी चीज़ें। ब्रूट फोर्स अटैक, हाँ, जॉन द रिपर भी ब्रूट फोर्स अटैक ही करता है दोस्त। इफ़ मैं अपने इंस्टा हैक करता हूँ उसको बता देता हूँ, कोई इशू नहीं, फिर तो कोई इशू नहीं है भाई।
तुमने हैक करा, लेकिन उसकी रिपोर्ट डालने से पहले तुमने अगर बता दिया कि मैं ही हूँ करके, तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, फिर तो कोई इशू नहीं होगा। जय हिंदी, जोहार हिंद। ओके। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय। किसी को कोई डाउट है क्या, वो तो पूछ लो, फिर मैं, मिल जाएगा, मिल जाए, अभी सेंड करता हूँ, मुझे बस 10 से 20 मिनट दो, मैं तुम्हें सेंड करता हूँ, नोट्स भी और रिकॉर्डिंग्स दोनों भी। ओके, सब क्लियर है। इंस्टा का कोई वॉयलेंस तो नहीं, इंस्टा का वॉयलेंस होगा अगर किसी ने रिपोर्ट करा आपके अकाउंट पर, क्योंकि अकाउंट पर रिपोर्ट होता है। अगर तुम किसी को हैक कर रहे हो तो कैसे करोगे, वो तरीका भी डिपेंड करता है। नहीं दोस्त, अभी तो माइक ऑन अभी नहीं कर सकते, अभी तो बहुत टाइम हो गया ना, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया अभी तो अभी तो सेशन को एंड ही करना है। बस बस, गुड नाइट, जय हिंद, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम करेंगे माइक ऑन, याद से बताना ज़रूर। ठीक है, या फिर फ्राइडे तो है, चलो 1 मिनट दो मुझे, 1 मिनट दो, मैं माइक ऑन करता हूँ। बस 2 मिनट के लिए ऑन करूँगा, 1 मिनट के लिए ऑन करूँगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए। जो भी सवाल हो तो पूछो, अगर सवाल मुझे वर्थ इट लगा तो मैं सच में बताऊंगा उसका जवाब, वरना फिर अपन ऐड करते हैं। तो कर दिया मैंने माइक ऑन दोस्त, एक बार चेक करो आप। सर मैम को मेरा एक क्वेश्चन है। थोड़ा जोर से बोलिए दोस्त, आपकी आवाज़ अटक रही है। uh, मैं कह रहा हूँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। वो जॉन रिपर जो आप उस टाइम पे टूल यूज कर रहे थे, हाँ, उस टाइम पे जो उसने पासवर्ड के लिए वो करा था, तो वो किसका करा था? लाइक वो जॉन किसका पासवर्ड निकाल रहा था, पासवर्ड? पासवर्ड फाइल्स लिखा है वहाँ पे वो। तो ये क्या एक फाइल बना हुआ था ऑलरेडी? देखो, जॉन द रिपर टूल पासवर्ड के हैश को क्रैक करता है। अब क्रैकिंग के लिए बेसिक सा कंसेप्ट लगता है, सिंपली ओके, समझा देता जो हूँ। पासवर्ड के लिए इंक्रिप्शन यूज होता है, ऐसे हैश वैल्यू वो। हाँ, वो हैश वैल्यूज़, तो जॉन के पास बहुत सारे हैश का बंडल होता है, वो एक एक करके मैच करता है, अगर लग गया तो फिर जो हैश है उसके बाजू में प्लेन टेक्स्ट होता है, और फिर हमें वो प्लेन टेक्स्ट देता है कि भाई हैश मैच कर दिया, और ये रहा उसका प्लेन टेक्स्ट। प्लेन की स्पेलिंग गलत होगी फिर से। ओके 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 सर। ओके, नेक्स्ट क्लास में। जल्दी सीखेंगे उसके बारे में अपन भी, क्योंकि उसको फिलहाल टाइम है, मैं तो बस तुम्हें दिखा दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर था तो इंट्रोडक्शन ही दिया अभी तक के तो। नेक्स्ट अच्छा लेक्चर सर, में हम वायर थ्रेड्स शार्क के में बारे में जो देखेंगे। गूगल मीट कर रहे हैं, तो वायर शार्क में वो गूगल मीट का भी ट्रेसेस होगा पूरा, है ना? अगर हाँ, हम पर देखेंगे वो तो। सब कुछ है ट्रेसेस, लेकिन ट्रेसेस में क्या है ना, यूडीपी पैकेजेस है जो कि ज़्यादा सेफ नहीं हम्म। होते हैं, बस वो लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम या लाइव रिकॉर्डिंग्स के टाइम पे ही काम, रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव क्लासेस के टाइम वगैरह पे यूज़ होते हैं, जो चीज़ लाइव होती है तब ये यूडी हम्म। पैकेजेस इस्तेमाल होते हैं। ओके ओके, ठीक है सर। हाँ, क्योंकि किसी किसी का नेटवर्क ग्लिच होता है, चलता नहीं है, तो वो कुछ यूडीपी पैकेजेस खो जाते हैं। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी कोई आता है कभी कोई खो जाता है, लेकिन इसका अपोजिट होता है टीसीपी। बताऊंगा उसके बारे में ज़रूर, लेकिन अभी के लिए तो टेंशन मत लो उसके लिए। हाँ सर, मैंने काम करा है एक्चुअल प्रोजेक्ट पे, टीसीपी नेटवर्क और यूडीपी दोनों। फिर तो काफ़ी इजी लगेगा आपको, कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लेट कह रहा हाँ हूँ, सर, कॉम्प्लेक्स। ठीक है सर, हर दिन मेरा एक क्वेश्चन पिकअप कर लीजिएगा सर, बस। है ना? ज़रूर। और माइक माइक भी ऑन कर दीजिएगा सर, रात लास्ट में, लाइक हाँ, आज का टॉपिक ज़्यादा 50 लंबा हो लोग गया, हैं वरना मैं काफी। माइक ऑन कर देता था 11:30 तक के, लेकिन टॉपिक ज़्यादा ही बड़ा हो गया। पता नहीं था इतना बड़ा हो गया मेरे का सब बढ़िया था सर, नाइस। टॉपिक। थैंक यू। बस। बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थ्रेट्स के बारे में, कि क्या है थ्रेट्स जो साइबर सिक्योरिटी में आते हैं, कैसे वो दिखते हैं, कैसे उनका काम है, एंड देन उनके बारे में, उनके बाद में साइबर किल्चन, ये दो लेसन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद। पैक मेकर हैक और नॉट, अरे वो कहाँ हैक करोगे आप दोस्त। उसको छोड़ो, इंस्टा आईडी नहीं, फंसना नहीं है, जिंदा रहना। पेनड्राइव कब आएगी, उस सवाल के लिए दोस्त आपको वो बता पाएंगे, टीम बता पाएगी, सपोर्ट टीम बता पाएगी। अगर आपने ऑर्डर वगैरह करके रखा होगा तो डेफिनेटली वो आपको ऑर्डर आईडी वगैरह दे देंगे। ठीक है, वो आपको सब कुछ टीम बताएगी, डोंट वरी। ठीक है, पैक मेकर क्या था वैसे, मैं भूल गया एक्चुअली में, पता नहीं यार, मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकंड। यार कोई बात नहीं, गुड नाइट, गुड नाइट।